गुड आलोक इवनिंग। जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आलोक जी। ये यस। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यस सर। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? सर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो लोक अभियोजक होते हैं, लोक अभियोजक जो है सरकार की तरफ से जो है, जो जो भी अपराध होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट होते हैं। तो सरकार की तरफ से सर न्यायालय में ये सरकार के पक्ष रखते हैं। और अभियोजन अभियोजन के लिए, और इनको दो सिद्धि में साक्ष्य, गवाही गवाही दर्ज कराना, ये सब जो है लोक अभियोजक का ही काम है। अभियोजन की शुरुआत ही करते हैं, जैसे कि हम सीआरपीसी की सेक्शन 225 देखते हैं। तो जब हम देखते हैं सेशन ट्रायल में, लोक अभियोजक ही जो सेशन ट्रायल की शुरुआत करता है। अच्छा, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल और जो वर्क है, दोनों बोथ बोथ आर सेम। दोनों एक ही चीज है। सर, बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर तो डिफरेंट सर। तो आपने दोनों मैच कर दिया, दोनों को सॉरी मिश्रित सर। कर दिया है। सॉरी सर। सॉरी सर। और वैसे क्या आइडियल जो क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसी रोल होनी चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का? सर, पब्लिक जो लोक अभियोजक होते हैं उनका रोल, सर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सर, टू प्रोवाइड जस्टिस, जस्टिस को देने में सर उसको उनको सहायक होना चाहिए, और अपनी जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से निभानी चाहिए, जिससे समाज में जो भी मतलब विक्टिम है उसको न्याय मिल सके। नहीं, अच्छी बात है। आप इसका क्या मीनिंग है जब ये कहा जाता है कि जो लोक अभियोजक है यस वो सर। कोर्ट में न्याय न्याय मंत्री की तरह से कार्य करता है? सर, लोक अभियोजक जो होता है, जो भी जो भी सर समाज में अपराध होते हैं, उस अपराध को न्यायालय में कैसे सिद्ध करेगा, उसका जो उसमें सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरे और वही क्या भूमिका, क्या आदर्श स्थिति क्या होनी सर, चाहिए? हाँ हाँ। सर, सर इसमें जो है लोक अभियोग जो है, अ, गवाही देने से, गवाही से लेके, और सॉरी सर, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं की है, कभी गए नहीं, तो ज्यादा आइडिया नहीं है अच्छा इसका। अच्छा। अच्छा, प्रैक्टिस आपने कभी किया नहीं है, इसलिए नहीं, आपको जानकारी नहीं है। नहीं सर। पढ़ाई पढ़ा तो हो गया ना ये आपराधिक न्याय प्रशासन के बारे में, तो मेरे ख्याल से क्या है इसके घटक, क्या है कंपोनेंट, क्या इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं आप आपराधिक न्याय प्रशासन का? जी सर। क्या क्या इसमें सम्मिलित है? सर इसमें आपराधिक आपराधिक न्याय व्यवस्था जो है सर, इसमें विक्टिम जो होते हैं, विक्टिम जो सोसाइटी होती है सर, सोसाइटी को जस्टिस देना इसका मेन मोटिव होता है, कि लोग कहें, मतलब सोसाइटी कहे कि जस्टिस हुआ है। और अपराधी को सजा देना नहीं इसका मोटिव होता है? यस सर। सॉरी सर। सॉरी सर। आप अपराधी को सुधार का अवसर देना ये उसका मोटिव नहीं होता है? ये भी होता है सर, इसीलिए तो सर परीक्षा तो लाया गया इनके साथ में, सीआरपीसी के सुधार के अच्छा, मौका दिया था परीक्षा में। परिवीक्षा से संबंधित कोई लाभ है क्या? हाँ, जी सर। क्या नाम आपराधिक है उसका? सर, अपराधी परीक्षा अधिनियम सर, एजेंट डेट इसमें याद नहीं आ रहा है सर। 2000 है क्या, कि याद नहीं है आपको? सॉरी, 1958 का तो नहीं है? 1958 का तो नहीं है? सॉरी सर, करेक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। सबसे गंभीर अपराध किसको आप समझते हैं? सर, रेप एंड मर्डर।
रेप और मर्डर, यस। और राज्य के विरुद्ध मास लेवल पे विद्रोह किया जाए, वो नहीं है गंभीर अपराध? क्या सर? राज्य के विरुद्ध जो है मास लेवल पे यस सर। सामूहिक तौर पे अपराध कारित किया जाए, ये वो क्या उससे बड़ा अपराध नहीं है? सर ये भी एक गंभीर अपराध है। तो सबसे बड़ा अपराध कौन आपकी दृष्टि में है? सर मेरे मेरे लिए सर मर्डर सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि इसमें जो है किसी व्यक्ति को यदि मर्डर हो जाता है तो उसको फिर हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। मर्डर, तो क्या इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? सर सर इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है डेथ पेनाल्टी है, मृत्युदंड है। ये आजीवन कारावास या क्या सर? मृत्युदंड का प्रावधान जी क्यों रखा गया है? एक सर। आदमी तो मर गया। जी सर, अब इसमें जो है जो हम 302 देखते हैं, 302 में सर दिया है कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माना। तो उसमें हम बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस देखते हैं। उसमें कहा गया है कि मृत्युदंड जो है विरलतम से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं वो तो आप सही कह रहे हैं, ये क्यों मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है? सर मृत्युदंड का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि जिससे जो है अगर अगर जो अपराधी है, अभियुक्त है, उसको मृत्युदंड दिया जाए तो सोसाइटी में एक संदेश जाएगा कि जो कोई ऐसा अपराध करेगा, जघन्य अपराध करेगा, उसको भी मृत्युदंड मिलेगा, जिससे जो है सोसाइटी में अपराध न हो, अपराध की मतलब संभावना कम हो। इसलिए सर मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया। मृत्युदंड जो है सबसे बड़ा दंड है क्रिमिनल सिस्टम। अच्छा, ये मृत्युदंड जो है आईपीसी में केवल यही 302 में है या कहीं और भी है? सर टोटली सर 13 सेक्शन है जहाँ पे मृत्युदंड है। 13 सेक्शन है। 13 सेक्शन है। सेक्शन है, याद है सब आपको? जी सर, लगभग याद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। ये आईपीसी का जो एक्ट है कब लागू हुआ था? सर आईपीसी लागू हुआ था सर 1 जनवरी 1862 को। तो ये 1 जनवरी 1862 के बाद और आज की तारीख तक में जी सबसे बाद में मृत्युदंड का प्रावधान जी कहाँ पे आया, किस सर। जगह आया? सर आपराधिक संशोधन अधिनियम 2018 में सर आया, जिसमें सर 376 में कई सारी उपधाराएं जोड़कर उसमें जो है मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। जैसे क्या तीन सौ है छिहत्तर ये, कौन सा अपराध है? 376 DA, 376 DB। सर क्या 12 है वर्ष के प्रावधान, क्या है, क्या सर प्रावधान है? जो कोई भी 12 वर्ष से कम की महिला के साथ गैंग रेप करेगा, जो कोई 16 वर्ष की कम की महिला के साथ गैंग रेप करेगा, उसे जो है मृत्युदंड की कारावास तक। अच्छा, गैंग रेप कहीं डिफाइंड है? जी सर 376 D में। 376 में ये क्या गैंग रेप में महिला को भी दंडित किया जा सकता है? नो सर। किसी भी रूप में? सर सर मुख्य आरोपी के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता, बट एक दुष्प्रेरक के रूप में एक मेरा मेरे अनुमान से दुष्प्रेरक के रूप में उसको दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें सर कहीं भी महिला को दंडित करने का प्रावधान नहीं किया गया आप है। अपना अनुमान ना बताइए, आप हमें ये बताइए कानूनी प्रावधान के हिसाब से दंडित किया जा सकता है या नहीं? सर कानूनी प्रावधान के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि अभी सर तो आप बता रहे थे अबेटमेंट, अबे आ जाए अबेटर, तो वो तो लीगल प्रोविजन है। देखते हैं सर, वहां पे तो बेहतर हो सकती है, बेहतर हो सकती है। किसी को कह सकती है कि ए को बोल सकती है, एक महिला बी जो है ए को बोल सकती है ए मेल है कि जाओ उसका रेप कर दो। नहीं नहीं, आप डिटेल में नहीं जाइए, मैंने सीधे आपसे पूछ लिया है कि दंडित किया जा सकता है या नहीं आपके लीगल नॉलेज के हिसाब से। तो अभी आप स्टिल किस पे हैं, दंडित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता सर, नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता।
तो अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट सर, जो कोई अबेटमेंट के बारे में सर आईपीसी की धारा 107 में बताया गया है कि जो कोई जो है अपराध के लिए 3 प्रकार से जो है उकसाएगा, षड्यंत्र के माध्यम से, सहायता के माध्यम से, उसे जो है उसे उसे जो है दुष्प्रेरक माना अच्छा जाएगा। चलिए ठीक है, आप एक प्रॉब्लम पूछता हूं उसमें बता दीजिए सर। कि एक्स और वाई यस दो सहेलियां हैं, ठीक है, सर। और जो एक्स और वाई दोनों एक ही आदमी से लव में है, यस ठीक है, जी बट एक्स जो है, जो मिस्टर ए है जिससे वो लव करते हैं, जी उससे वो दोनों तरफ से है, लेकिन वाई को ये लगता है कि उससे अच्छे रिलेशन तो है, बट वो उसकी उससे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। वो क्या करती है, कोई बी सी डी 3 लोगों को अवेट करती है, जी उसकी 3 लोगों को उकसाती है जी कि इस लड़की के साथ जो है तुम ये गलत काम करो, रेप करो, यस सर। कुछ और भी प्रलोभन देती है। तो इस प्रॉब्लम में ये जो लेडी है जो उकसाती है, ये अबेटर होगी कि नहीं होगी? और वो जो बी सी डी रेप करते हैं, वो गैंग रेप होगा कि नहीं होगा? सर गैंग रेप होगा, गैंग रेप होगा, गैंग रेप तो होगा। उस गैंग रेप की ये अबेटर होगी कि नहीं होगी? सर अबेतर की परिभाषा देखें तो अबेतर होगी, लेकिन सर उसमें जब हम 376 और की यदि अबेटर होगी तो पनिश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सर बट सर हम 376 देखते हैं, डीए डीबी देखते हैं, कहीं भी मतलब वुमेन को पनिश करने की बात नहीं करता है, कहीं भी वो वहां देखो, पे बात नहीं करता है, लेकिन अबेटर तो हो ही सकती है ना। सर अबेतर हो सकती है, ये तो मैं शुरू में ही सर तो बोला हो था कि सकती है तो पनिश भी होगी, ओके सर। पनिश भी होगी हैं। ओके सर। अच्छा, कोई कोई बात नहीं। अच्छा, आप सबसे अच्छा आप क्या तैयार करके आए आपके अपने जो एपीओ के सिलेबस में? सर एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट करके आए। ये एविडेंस एक्ट जो है उस क्या पूरा नाम है इसका? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये कब लागू हुआ है? ये सर ये लागू हुआ है सर 1 सितंबर 1872 को। क्या 1 सितंबर। कन्फेशन 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, यही ना? ये जी सर। ठीक है। ये क्या, ये आपके इसमें जो परिभाषा दी गई है, निर्वचन जो खंड है, जी उसमें कन्फेशन भी डिफाइन है? नो सर, कन्फेशन नो, नहीं कहाँ है, नहीं। कहाँ डिफाइन है ये? सर कन्फेशन कहीं नहीं दिया, डिफाइन है, बट सर एविडेंस एक्ट की धारा 24 से लेके 30 तक में कन्फेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। जो मामला जो सर जो स्वीकृत होती है सेक्शन 17 में, वही यदि अभियुक्त जो है व्यक्ति जो है अपराध को स्वीकार करता है तो इसे ही कन्फेशन कहते हैं। कभी सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या जी इसको संस्वीकृति कन्फेशन को परिभाषित करने का प्रयास किया है? यस सर। यस सर। किस केस में? सर सर हाउ इसके पहले, उससे पहले तो सर पाकला नायर स्वामी का, पाकला नायर का केस है सर। उसके बाद इंडियन केस सर। अच्छा चलो, पाकला नारायण स्वामी का केस जो है आपने यस नाम लिया, इसमें कुछ कन्फेशन को डिफाइन किया गया था, क्या है वो? सर इसमें सर इसमें कन्फेशन को डिफाइन किया गया था, और इसमें कहा गया था कि कन्फेशन का वह भाग जो अपराध को स्वीकार करता है उसे हम कन्फेशन का मानते हैं, वही कन्फेशन हो। वह पार्ट जो मतलब को स्वीकृत करता है हम्म। वो ही स्वीकृति होती है। ओके, चलिए ठीक है। मैं तो एक लास्ट क्वेश्चन, यस सर। प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति का अविवाद, यस सर।
सेक्शन 11। इसका सेक्शन 11 में क्या है ये? सर प्ली बार्गेनिंग मीन्स अनंत होने का बचाव। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है, वो उस पे अपराध का आरोप है कि वो लाहौर में अपराध किया है, और वो उस समय साबित कर देता है कि वो जो है पटना में रहा था। तो ये प्लिया फिलिबाई जो है का सिद्धांत कहता है कि सुसंगत होगा। अच्छा, ये धारा 11 इसको सुसंगत बनाती है। यस क्या सर। जो दौरान विवेचना, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यस प्ली ऑफ एलिबाई के आधार पे आयोग यस उसको लाभ पहुंचा सकता है? सर, प्लिया एलिबाई के आधार पे सर एक ट्रायल में होता है सर। ट्रायल में उसको प्रूव करना पड़ता है। इस पे साबित करने के बाद जो उस पे होता है जो इसका लाभ लेना चाहता है, जैसे एक्यूज्ड है, एक्यूज इसका यानी लाभ लेना। कि दौरान विवेचना ये प्राप्त नहीं है अभियुक्त को? नो नो, ड्यूरिंग ट्रायल है सर। ड्यूरिंग ट्रायल, ओके, ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट फाइनलिस्ट को मैं निवेदन करूंगा। सर अनुज जी, अनुज। यस सर, गुड इवनिंग। अनुज सर 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 अनुज, आप मॉक लिया करो सेंटर से, क्योंकि आपका नेट का इशू रहता है घर पे। सर आवाज नहीं जा रही है? हाँ, आ रही है। सर सर इस बार से अगली स्टार्ट करेंगे वहीं। हाँ चलो। आलोक, गुड इवनिंग सर। आलोक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी आप कह रहे थे प्ली ऑफ एलिबाई जो है यस वो सर। धारा 11 में है, यस सर। और फिर क्या इसे साबित करना पड़ता है? एक्यूज को सर तो कहाँ साबित करें? ड्यूरिंग द ट्रायल सर। इस सेक्शन में इसे प्रूव किया जाएगा अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। वाह सर। धारा कौन सी है जहां पे आप पे आएंगे? सर सेक्शन 11 में इसे ग्राह्य बनाया गया है। सेक्शन 11 में ही इसको ग्राह्य बनाया गया है। नहीं, रेलेवेंट, संगत बनाया और सुसंगत है। और सर इसके बारे में सर हम सर डायरेक्ट एविडेंस सेक्शन 60 जो है, धारा 7। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस सेक्शन में ले जाएंगे इससे आप? सॉरी सर 101 102 की बात कर रहे हैं सर। 102 में, सॉरी सर। नहीं, पर्टिकुलर फैक्ट है तो पर्टिकुलर फैक्ट कहाँ पे है आपका? व्हाट सर? किस सेक्शन में है? फैक्ट सर, पर्टिकुलर फैक्ट सेक्शन 3 में सर। फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट को कहाँ? कौन सा फैक्ट सर? सॉरी सर, क्या होती है? आप ध्यान से थोड़ा सा धैर्य बनाइए। आवाज मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना होता है तो उसे कहाँ, किस सेक्शन में प्रूव करेंगे आप? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 103 यस सर जो है पार्टिकुलर। हाँ यस सर, ये जो है सर 105 में है सर। 105 में जो है एक सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर हाँ, आप लोग उनके पास प्रॉब्लम है नेट की, हम लोग ले लेते हैं। यस, ठीक है जी सर।
आलोक जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 3 पद हैं जो है आपके नाम में, तीनों का अर्थ बताइए। आलोक, कुमार, चौरसिया। सर आलोक में से होता है प्रकाश, आलोक मीन्स प्रकाश, कुमार मीन्स सर एक सर कुमार मीन्स सॉरी सर, रिजेक्ट मतलब याद नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब बोलेंगे कुमार मीन्स। सर कहाँ चौरसिया से मीन्स, हैं आप? मूल रूप सर से मैं कहाँ से हैं? सर मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके। कुशीनगर के बारे में क्या चीज प्रसिद्ध है? सर कुशीनगर में सर महात्मा गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। किसका? महात्मा? गौतम बुद्ध जी का। ओके, ओके। तो कुशीनगर में आप कह रहे हैं कि उनका निर्वाण हुआ था। यस, महापरिनिर्वाण जिससे बोला जाता है। तो अभी जो है वो कहाँ है? अगर उसी स्थान को अगर देखना हो तो जी आपके हिसाब से कुशीनगर में कहाँ है? सर वो मेन कुशीनगर में ही है। ओके। कुशीनगर जगह का ही नाम है सर। आप गए हैं वहां पर? जी सर, वहां से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है सर। ओके। आप हालांकि आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, फिर भी आपने जो विशेषण प्रयोग किया वो महात्मा बुद्ध जी के लिए वो महात्मा यूज किया आपने। आपने गौतम, यस महात्मा सर, बोला था। यस सर, बोले थे महात्मा गौतम बुद्ध। और बुद्धिज्म का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि आत्मा को नहीं मानते वो। यस सर। गलत सोच रहे हो हम तो बताइएगा। नहीं नहीं, आप सही सही है सर। आत्मा में विश्वास नहीं रखते ना बुद्धिज्म में। नहीं। ओके, ओके, ठीक। ये तो खैर बिसाइड द पॉइंट है। तो मृत्युदंड की परंपरा के बारे में बात हो रही थी। जो जी सर। दंड व्यवस्था है उसमें मृत्युदंड की जो परंपरा रही है उसका एक पक्ष आपने बताया कि संदेश जाना चाहिए समाज में। तो जी आपके हिसाब से पूरे विश्व का ना भी लें, भारतीय समाज की ही सिर्फ चर्चा करें, तो क्या आप मानते हैं कि विभिन्न जघन्य अपराधों की संख्या पर वह वांछनीय प्रभाव पड़ा है मृत्युदंड होने से जिसकी संकल्पना की गई थी मृत्युदंड का प्रावधान करते समय? क्या वाकई डिटरेंस हुआ है? सर, जिसकी संकल्पना की गई थी वास्तव में उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। जिसकी वजह से मतलब हम लोग मृत्युदंड लाए थे उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। जघन्य अपराध में मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या वो अपराध रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं सर। अपराधी जो अपराध करता है तो उस समय वो नहीं सोचता है कि हमें क्या सजा मिलेगा, इसलिए नहीं रुक रहा है सर। जो रुका है, लेकिन उस अनुपात में नहीं रुका है जिस अनुपात में लिए हम इसको लाए थे। ओके, ओके। आप जुडिशरी के को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोसिक्यूशन कह लीजिए, प्रोसिक्यूशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई 2 या 3 सुझाव बताइए। पहला सुझाव तो सर, जो साक्ष्य जो है गवाही को समय पे कराएंगे हम। दूसरा, जो भी मतलब मेरी ड्यूटी होगी मिलेगी मुझे, उसको मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा, जिससे जो है जो कन्विक्टेड रेट है, दोष सिद्धि का जो औसत है वो बढ़ाने में अपना सहयोग दूंगा। तो दोष सिद्धि का अनुपात या औसत कम होने के पीछे आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण 3 कारक कौन से हैं? अभियोजन जो है बियॉन्ड डाउट को जो है न्यायालय में प्रूफ नहीं कर पाता है। बियॉन्ड डाउट कहा जाता है कि 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है
डाउट का जो बेनिफिट होता है वो एक्यूज को दे दिया जाता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसलिए जो है पहला सर मेन रीजन यही है कि जो अभियोजन है उसे बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं कर पाता है। ठीक है, एक हुआ, कोई और? दूसरा सर जो गवाह होते हैं सर, गवाह जो विटनेस होते हैं कोर्ट को, उस समय पे उसकी उनकी गवाही नहीं हो पाती है। और विटनेस की जो रियल में लागत आती है कोर्ट में पहुंचने के लिए, जो मतलब अभियोजन के गवाह होते हैं, वो मतलब कोर्ट उन्हें मतलब वास्तविक लागत नहीं देता है, जिसकी वजह से बहुत लोग कोर्ट में आना ही नहीं चाहते हैं, गवाही देना ही नहीं चाहते हैं। और गवाह बनने से लोग बचना भी चाहते हैं। अगर कहीं पे कोई अपराध होता है और वास्तव में वहां पे जो लोग हैं, जब गवाही में उनका नाम, गवाह के रूप में उनका नाम दर्ज किया जाता है, ये बात होती है, कहते नहीं हमने नहीं देखा, सीधे मुकर जाते हैं, हम थे ही नहीं वहां पे। ये सर दूसरा मेन रीजन है सर। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों है? आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि हम नहीं थे, हम भाग जाए यहाँ से, हमें छुट्टी मिल जाए, ज्यादा अच्छा है? ऐसा क्यों लोग सोचते होंगे? ऐसा इसलिए सोचते हैं कि कौन जाएगा, मतलब एक तो जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ ही, उसके आगे से देना होता है उतने गवाही, उससे दुश्मनी होगी पहली बार। और दूसरा ये है कि जो अपना काम छोड़ के उनका भी कुछ वर्क है, तो वो नहीं चाहते हैं सर कि हम फालतू के इस विवाद में हम पड़े और बार बार कोर्ट जाए, जब तक कि फाइनल हियरिंग नहीं हो जाता है तब तक जब भी जरूरत पड़ता है कोर्ट को विटनेस को, तो वो विटनेस को बुलाता ही रहता है, सम्मान भेज के विटनेस को बुलाता ही है। बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, उसके लिए किराया भाड़ा, समय की बर्बादी, इसकी वजह से लोग बचना चाहते हैं सर। कोई एक सुझाव जो आपके मन में आता हो कि विटनेस का कंप्लायंस जो है वो बेटर किया जा सके? जी सर, विटनेस के मेरा सुझाव ये है कि विटनेस को जो है पहले ही को सुरक्षा दिया जाए। विटनेस के लिए अभी इसके लिए सर एक अधिनियम भी आया है, साक्ष्य साक्ष्य की सुरक्षा के लिए। ये तो हो गया सर, उसके साक्ष्य की सुरक्षा हो गया, उसके बाद से सर साक्षी विटनेस हैं उनको वास्तविक जो आने जाने का किराया होता है, जो उनके टाइम होती है, उनको जो है जो उनकी मतलब रियल इनकम है उसको मतलब ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि जो उनकी लॉस हो रही है कोर्ट आने जाने से, जो उनकी इनकम का लॉस हो रहा है, अगर वो ऐसा अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो लोग विटनेस बनना चाहेंगे और कहेंगे कि चलो हम ज्यादा मतलब जस्टिस समाज को देने के लिए हम विटनेस बन जाते हैं। हमने अगर हमारे सामने अपराध हुआ है तो हम जाके न्यायालय में बता देंगे कि हमारे सामने ऐसा फला व्यक्ति ने किया, मैंने देखा सुना। जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अविश्वास का होना भी क्या इसका कारण हो सकता है? अविश्वास सर, न्यायिक व्यवस्था पे अविश्वास तो नहीं है सर, लेकिन देरी का विश्वास है कि देरी होता है। जैसे लेकिन अगर आपके खिलाफ मुझे गवाही देनी हो और मुझे पता चला है कि मेरी गवाही देने के बाद भी आप बच ही जाएंगे, तो मैं जाऊंगा देने गवाही? कभी नहीं सर। फिर अविश्वास कैसे नहीं रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? अगर जिसके खिलाफ हम मर्डर के केस में गवाही दिए हों वो घूम रहा हो 2 महीना बाद जमानत पे या कैसे घूम रहा हो, तो हमारा हिम्मत होगा अगले किसी के इसमें गवाह बनने का? नहीं सर, उसमें सर रीजन ये है ना सर कि जो रिमांड है और 7 दिन और 90 दिन के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो वो छोड़ दीजिए, जमानत भी छोड़ दीजिए, नहीं प्रूव हुआ चार्ज, बियॉन्ड डाउट आप ही ने बोला कि ना नहीं प्रूव हो पाता है, तो हम गवाही देके भी तो उल्लू कटवा लिए ना अपना। यस सर, किसी न किसी पॉइंट पे निकल जाएगा वो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि न्यायिक व्यवस्था की कार्य कुशलता पर जो विश्वास की कमी है वो भी जिम्मेदार हो सकती है क्या कि नहीं? यस सर, ये भी जिम्मेदार है। ओके, एफिडेविट का नाम सुना है आपने? एफिडेविट? यस सर, सुना हूँ। किन परिस्थितियों में उसका उपयोग अवश्यंभावी हो जाता है? किन परिस्थितियों में उसका सर कब उपयोग किया जाता है, इतना बता दो सर। जब जब जब, जब न्यायालय में साक्ष्य लेना होता है तो एफिडेविट भी साक्ष्य लिया जाता है।
न्यायालय में को जब साक्ष्य लेना होता है तो एफिडेविट पे लेता है, कटघरे में बुला के नहीं लेता है। सर कटघरे में बुला के लेता है सर, तो उसको मतलब ये तो सर एफिडेविट में शपथ की बात कर रहे हैं ना सर। आप तो बताइए, मैं मैं क्या बताऊंगा? मैंने आपसे पूछा कि एफिडेविट का उपयोग कब होता है, तो आप बताएंगे। सॉरी सर। बयान हल्फी सुने हो? यस सर। क्या होता है? सर बयान हल्फी सर 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट दर्ज करता है एक, इसे ही सर बयान हल्फी बोला जाता है। क्या होता है उसमें, हम पूछ रहे हैं बयान हल्फी में क्या होता है? सर बयान हल्फी में जो होता है, एक्यूज जो होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, और वहां पे एक जो है मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज से मतलब घटना के बारे में पूछता है और कहता है कि जो भी घटना के बारे में सच्चाई हो बताओ, और जो भी आप बोलोगे स्वेच्छा से बताओ, जो भी आप बोलोगे आपके विरुद्ध जो है इसे साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। और इतना चेतावनी देने के बाद से जो भी वो बोलता है और उसको बोलता है उसको लिखा जाता है, और लिखने के बाद से जो है साइन करता है, इससे ही सर बयान हल्फी बोला जाता है। अभी शुरू में आप जवाब दे रहे थे तो आपने एक शब्द युग्म का प्रयोग किया, आपने कहा कि बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है। यस सर। तो कोई और भी तरीका है चीजें प्रूव करने का? एक तो ये हो गया। नहीं, बियॉन्ड डाउट ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये प्रिंसिपल है कि बियॉन्ड डाउट ही प्रूफ होना चाहिए, तभी उसको गिल्टी माना जाएगा। अगर बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं होता है सिविल तो का ये बियॉन्ड डाउट है या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है? सर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है सर, सॉरी सर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है सर। सिविल में भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित किया जा सकता है क्या? सर सिविल मामलों में सर जो दो पार्टियां होती हैं उसमें जो है जिसका पक्ष जो है जो अपना फेवर में जो है साक्ष्य ज्यादा दे देता है, और जिसका उसी के फेवर में जजमेंट दे दिया जाता है, जो साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है सफल हो जाता है कि ये चीज जो दावा है मेरा है, प्रूव कर देता है, तो उसके फेवर में जजमेंट दे दिया जाता है। प्रूव कर देता है आपने बोला, तो ये जो प्रूव कर देता है वो भी बियॉन्ड डाउट? सर बियॉन्ड डाउट सर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रयोग किया गया है। तो उसी को यहाँ पर क्या है उसके जैसा? वहां वाले को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बोलते हैं, एकदम सही। यहाँ वाले को क्या बोलते हैं? सॉरी सर याद नहीं आ रहा है। कुछ संभावनाओं वगैरह लेकर है? प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसा है? सुने हैं कभी ये प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज? सर याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आपने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको रुचि है। यस तो सर। क्रॉस एग्जामिनेशन के समय आपका जो साक्ष्य है वो जी। भड़क जाए, जिसे कहते हैं कि हॉस्टाइल हो जाए, जी तब क्या करेंगे आप? सर इसका हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे, 154 में इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है, क्या करेंगे आप? मान लीजिए आप पहले सर- अपने आप करना शुरू कर देंगे या कोर्ट से पहले परमिशन लेंगे? सर कोर्ट से परमिशन लेंगे। कोर्ट से परमिशन लेना क्यों जरूरी है? क्या सर? कोर्ट से परमिशन की कहां से जरूरत आन पड़ी? ऐसी जरूरत क्यों होती है? सर क्रॉस एग्जामिनेशन केवल प्रतिपक्षी लेता है, और जब जो है जो बुलाता है उपस्कार यदि क्रॉस एग्जामिनेशन करता है न्यायालय की अनुमति से करता है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो हमारा ही विटनेस है, तो उसका तो हम सिर्फ चीफ एग्जामिनेशन करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। जी। अब हमको अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो परमिशन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारा ही है आदमी। तो यानी जो कुछ भी उसने कहा वो सब पानी हो गया। अगर वो हॉस्टाइल हो गया तो उसके दिए गए जो पहला जो बयान था, हॉस्टाइल हम कब बोलते हैं कि जो पहले बयान दिया था, पहले जो बोल रहा था उससे पलट गया ना। यस सर। जो पुराना बयान था वो पूरी तरह बेकार हो गया, या कुछ उसका अभी भी उपयोगिता उसकी रहती है?
सर उसकी उपयोगिता अगर संपुष्टि हो गई है, संपुष्टि हो गई है। कहाँ से संपुष्टि कहाँ से होगी? संपुष्टि सर, संपुष्टि जैसे जो वो बोल रहा, फैक्ट बोल रहा है, उसको फैक्ट को बरामद कर दिया इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने, जैसे तो सर बहुत अच्छा। तो वेरी गुड। उसकी रिलेवेंसी होगी, सच ठीक बात। उसकी रिलेवेंसी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। और जो एग्जामिनेशन इन चीफ और एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन में मुख्य डिफरेंस लोग बताते हैं वो यही है कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो जी क्या ये बात लीडिंग क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं अलाउड है, ऐसा होता जी है क्या? सर, एग्जामिनेशन ही चीफ में लीडिंग क्वेश्चन न्यायालय की अनुमति से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो न्यायालय क्यों अनुमति देगा? उसको किन लगेगा परिस्थितियों में देगा? उसको लगेगा कि इस मामले में अनुमति देना चाहिए तो देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा। उसका सर विवेकाधिकार है कुछ न्यायालय तो के। होगा इसके पीछे, कोई रीजनिंग होगी। ये पावर क्यों दिया गया है कोर्ट को कि अपने ही विटनेस को जो है आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ लीजिए? सर फेवर ऑफ जस्टिस। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका हॉबी क्या है आपकी? सर मेरी हॉबी सर ट्रेवलिंग है। ट्रैवलिंग। सर ज्यादा जब भी खाली समय होता है तो मैं यात्रा पर निकल जाता हूँ। ओके ओके। और वैसे आप करते क्या है सर अभी मैं आजकल? प्रेजेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। और आपका टॉपिक क्या है? सर टॉपिक में अभी सिनॉप्सिस अभी हुआ नहीं है सर, लेकिन डिसेबिलिटी राइट पे काम कर रहा हूँ मैं। ओके, डिसेबिलिटी वेरी राइट। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आप जो है अभी पीएचडी आपकी चल रही है? बस सर सिनॉप्सिस होने वाले हैं अभी। तो अभी पीएचडी में टॉपिक। छुट्टी वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है? छुट्टी वगैरह मिलती है? यस सर। ओके। लास्ट छुट्टी कब ली थी आपने? सर लास्ट छुट्टी मैं बिहार जुडिशरी का देने गया था, प्री 4 जून को, तब लिया था। 4 जून 2023 को। वो तो 2 जून को लिया था, मैं 2 जून को निकला था यहाँ से, फिर 6 जून को आ गया था। उससे पहले? उससे पहले सर मैं यूपी जुडिशरी के समय लिया था। यूपी जुडिशरी का मेरिट दिया था। तो आपने बताया कि आपको ये चीज पसंद है, ट्रैवलिंग काफी पसंद है। क्या सीख, आपको एक ऐसी सीख बताइए जो ट्रैवलिंग से आपने सीखी हो जो जीवन में काम आए? सर ऐतिहासिक चीजों को मैं घूमना पसंद करता हूँ। जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है वहां जाते हैं तो उनके जो भी मतलब जो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मुझे तैयार हो जाता है। अगर तो वहां पे भी इससे भी फायदा होता है, और जो उनसे उनके मतलब हिस्टोरिकल प्लेस में जो भी मतलब वहां सीखने को मिलता है, वहां पे जो भी उसकी अच्छाइयां हैं उसको मैं वहां से अडॉप्ट करता हूँ, वहां से मतलब अपने आप में और समाज। लास्ट कोई जगह जो आपने लास्ट विजिट की हो जो याद हो अभी सर आपको? मैं गया था सर अपने जन्मदिन पे। आप चंद की यही गुफा है सर, वहीं पे सागर में सर मैं अभी वर्तमान में रहता हूँ। तो सागर में सर एक आप चंद की गुफा है, तो अच्छा गुफा अच्छा। घूमने में गया था। उससे पहले कहीं कोई दूर जगह गए हो आपका इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए, कोई और जगह देखने गए हो जो दूर हो? उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गए थे। ओके। और कोई हिस्टोरिकल जगह जो याद आती हो हाल फिलहाल में, पिछले 2-4 महीने में घूमे हो? सर छुट्टियां नहीं, अभी 30 दिन की टोटली, एक साल में 30 दिन छुट्टी मिलती है। तो अभी छुट्टियां नहीं है, 2 साल से पीएचडी जब से कर रहे हैं तो बहुत कम घूमे हैं। तो ये जो आपने सागर में जो गुफा बताई, जी उसमें क्या उसकी क्या विशेषता है? सर वहां पे जो है एक गुफा के अंदर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर देखने गए थे, और बहुत पुरानी। वहां पे ये माना जाता है कि जो यहाँ पे आता है अपनी मनोकामना मानता है, पूरा हो जाता है। और ऐसे ही उसके मतलब सुने हैं उसके बारे में। और वहां पे झील है, झील में मतलब नहाना, कभी नहाए भी नहीं थे झील में, तो झील में नहाने के लिए भी नहा भी लेंगे, हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे, तो इसलिए चले गए थे सर वहां पे। तो कुल मिलाकर एक कोई लाइन में बताना हो कि ट्रैवलिंग से आपको आपके जीवन शैली में या आपके जो है सोचने की प्रक्रिया में कोई एक चीज जो आपने सीखी हो, वो क्या है? ट्रैवलिंग आपको क्या सिखाती है? ट्रेवलिंग ये सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य पथ पे ईमानदारी से रहना चाहिए, अपनी ड्यूटी को निर्वहन करना चाहिए।
बस यही सीखे हैं सर कि हमेशा हाँ, कि हम जहाँ भी गए हैं अच्छे जगह गए हैं वहां पे इसलिए हम जाते हैं कि वो अच्छे लोग थे, तभी आज हम उनको दुनिया से वो चले गए तभी हम उनको वो स्थान देखने जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी फीडबैक में वापस जुड़ेंगे। ओके सर। या आलोक जी, अभी आप बताया कि आपकी पीएचडी है डिसेबिलिटी राइट्स पे। यस सर। तो डिसेबिलिटी एक्ट कब पास हुआ? सर 2016 में सर। उसके पहले कब पास हुआ था? 1993 में। 93 में या 94 में? 93 में सर, 1993 में सर। क्या फर्क है दोनों डिसेबिलिटी एक्ट में? सर उसमें सर 7 टाइप की दिव्यांगता थी और इसमें सर 21 टाइप की दिव्यांगता है। और उसमें सर आरक्षण है। हाँ हम लोग हाँ में जो आरक्षण नौकरी में आरक्षण और एजुकेशन में आरक्षण दोनों में आरक्षण 3% ही थी और इस एक्ट में नौकरी में आरक्षण न्यूनतम 4% और एडमिशन में आरक्षण 5% न्यूनतम किया कहा है और अधिकतम जितना उचित लगे दे सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 6% आरक्षण का प्रावधान कर दिया अपने यहाँ नौकरी में। ये जो लगातार तो ये बेनिफिट है, ये जो लगातार आरक्षण बढ़ता जा रहा है उसमें था कि 3% देना है, इसमें 4%। जी सर। ये जो लगातार आरक्षण बढ़ता जा रहा है, हर चीज में आरक्षण, ये ठीक बात है? ये एससी को दो, एसटी को दो, बीसी को दो, महिलाओं को दो, महिलाओं को दो, डिसेबिलिटी को दो। सर आरक्षण समाज के कमजोर वर्ग को दिया जाता है, समाज में कमजोर वर्ग को आरक्षण देके बराबर पर लाया जाता है, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। मेरे अनुसार आरक्षण देना उचित है, जिससे जो है समाज की जो मुख्य धारा में नहीं है आरक्षण देना उचित है, लेकिन कितनी सीमा तक? ये सब आरक्षण कर दिया जाना चाहिए? नहीं सर, सब आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। कितना किया जाना चाहिए? सर पहले सर इंदिरा सहानी का केस था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीमा जो है 50% तय किया था, लेकिन वर्तमान में आरक्षण की सीमा जो है 60% तक हो गई है। तो ठीक है ये। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना है, 60% को भी संवैधानिक माना है। आपका क्या व्यू पॉइंट, ठीक है ये? सर ठीक है, 40% है ना सर। अभी आपने सुना होगा, आपके पहले के साथ एक संवाद चल रहा था कि एपीओ क्यों बनना चाहिए। आप पूरा संवाद सुना ही था, आपका क्या व्यू पॉइंट है उस पर? क्यों एपीओ बनना चाहते हो? हम एपीओ इसलिए बनना चाहते हैं कि हम अभियोजन में हमें शुरू से सर रुचि है, इंटरेस्ट है, और हम विक्टिम की सहायता जो अभियोजन अधिकारी बनकर हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए सर अभियोजन अधिकारी विक्टिम की सहायता करता है कि राज्य की करता है? सर विक्टिम की तरफ से राज्य जो है न्यायालय में पक्ष रखता है। सॉरी सर, विक्टिम की तरफ से आपकी आवाज चली। हाँ बोले सर। न्यायालय में समय से गवाही कराना, जो भी उसमें साक्ष्य हैं सभी को समय से, मतलब न्यायालय में तारीख जो नियत तिथि है उस पर उपस्थित और उसको विटनेस कराना, ये सब जो है एक अभियोजन अधिकारी का मुख्य कार्य है। अभी आपने कहा शुरू से मैं अभियोजन अधिकारी ही बनना चाहता था, इस शुरू से मतलब कब से बनना चाहते हैं? सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आपने भी कहा, आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आई? यस सर, आ रही है। आपने भी कहा कि शुरू से आप अभियोजन अधिकारी बनना चाहते थे, शुरू मतलब कब से, कितने साल से? सर जब से मैं एलएलबी कंप्लीट किया उसके बाद से सर। तो आप पीसीएसजे नहीं बनना चाहते थे, अभियोजन अधिकारी बनना चाहते थे? सर सॉरी सर, मतलब पीसीएसजे और अब एपीओ यही मेरा लक्ष्य रहा है। तो पीसीएसजे आप क्यों नहीं ट्राई करते, क्यों आप एपीओ बन रहे हो?
सर मैंने पीसीएसजे ट्राई किया था इसके पहले सर, 2 बार पीसीएसजे के इंटरव्यू दे चुके, 6 बार मेंस दे चुके, लगातार पीसीएसजे के इंटरव्यू और मेंस दे रहा हूँ। कितनी बार इंटरव्यू दिया पीसीएसजे का? 2 बार सर, यूपी जुडिशरी 2018 का और झारखंड जुडिशरी 2018 का। आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बताइए जिससे कन्विक्शन रेट बढ़े। कन्विक्शन रेट बहुत खराब है। सर जो साक्षी हैं, जो उस केस के साक्षी हैं, उन समय पे न्यायालय में आके अपना साक्ष्य दर्ज कराएं। ये तो बड़ा जनरल सा आंसर हो गया, तो सभी कहते हैं। कुछ आप नया बताइए। आप इतने दिन से आपको सिर्फ अभियोजन अधिकारी ही बनना है, तो आपने सोचा होगा ना समाज सुधारेंगे, देश सुधारेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा। बताइए ना। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि लोग टाइम पे आ जाएं, गवाही दे दें, तो सब पता ही है। इसमें क्या खास बात है? ये तो जो लॉ नहीं किया वो भी जानता है। सॉरी सर। आपने ट्रेवलिंग किया इतना दिन तक, यस सर। ट्रेवलिंग से कोई फायदा हुआ एपीओ के जॉब में? आपने पीएचडी चूज कर ली डिसेबिलिटी राइट पे। आपने क्यों जी चूज किया? जब आपको एपीओ बनना है बहुत सालों से, तब कोई ऐसा टॉपिक चूज करते जिससे एपीओ से हेल्प होता है। इसमें एपीओ को हेल्प ही नहीं होगी। सर, सर मेरा जो है इसमें डिसेबल पर्सन पे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उस प्रॉब्लम को मैंने फाइंड आउट करने के लिए आप मैं फाइंड आउट ये आप फाइंड आउट एक्टिविटी कर लोगे। ये एपीओ के जॉब में कोई मदद करेगा नहीं है। एपीओ की जॉब से क्या मतलब है? आप फिर जाओ टीचर बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ तो फायदा है। एपीओ जॉब में क्या फायदा होगा? सर एपीओ को जॉब सर, इससे इससे जो हमने, सॉरी सर। आप एपीओ के बजाय आप सोशल साइंटिस्ट क्यों नहीं बनते हो? आपने रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, इतना पैसा समय लग रहा है, तो आप क्यों नहीं काम करते हो समाज में? एपीओ क्यों बनना चाहते हो? समाज में काम करो, डिसेबिलिटी पे काम करो। आप एक्सपर्टीज लोगे इतने रिसर्च को, उस पर आप काम करो ना। अगर एपीओ के जॉब में आपका भाई मान लो किसी मामले में मुलजिम हो जाए, जी उसका केस आ जाए, जी आप उसमें एपीओ हो, आप क्या करोगे? सर, उसमें हम कोई भी मुलजिम मेरा अपना सगा ही क्यों न हो, मैं निष्पक्ष होके सर उसमें पैरवी करूंगा। आप छोड़ोगे नहीं उसको? गलती हो गई आप ये नहीं उसको कहोगे उसको सजा हमको इस दिलवाएंगे। मामले से। बोलो। हाँ सर, उसको सजा, अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसको मैं सजा दे, सजा सर। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आप उस वाद से अपने को अलग नहीं करोगे? जैसे बहुत से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज कर देते हैं, इसमें मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इससे अपने को रिक्यूज करता हूँ। आपने सुना होगा ये, नहीं यस सुना सर, है? तो सुना ये है काम सर। आप नहीं करो। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, यस सर, है सर। तो फिर अपने को रिक्यूज नहीं करोगे आप? सॉरी सर, कर लेंगे उस केस से अपने आप को हटा लेंगे सर। अभी तो आप कह रहे थे मैं नहीं हटाऊंगा, अब आप कह रहे मैं हटा लूंगा। सर वहां पे अगर कोई ये अगर प्रूफ होता है कि मतलब अरे प्रूफ के बाद की बात है, प्रूफ के बाद की बात है। पहले आप इस पे आइए। अपने आप हटाओगे नहीं हटाओगे? हटाएंगे सर। पहले आपने गलत कहा था। सॉरी सर। ये ट्रेवलिंग समय की बर्बादी है क्या? ट्रेवलिंग से फायदा मिलता है? सर हमें इसमें अच्छा लगता है, जो भी जगह मुझे इससे सर मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है वहां पे घूमना सर, अच्छा लगता है मुझे। और क्या अच्छा लगता है? और क्या अच्छा लगता है? और सर
नए लोगों से मिलना, ट्रेवलिंग करते हैं तो नए लोगों से मिलते हैं, नई दोस्ती होती है। ये आखिरी सवाल है मेरा, आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन क्यों बनाया गया, क्या पर्पस क्या है? सर जनरल एक्सेप्शन इसलिए, सर जनरल एक्सेप्शन जो है आईपीसी में इसलिए बनाया गया, जो अनजाने में या मतलब जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत कोई अगर बनाया क्यों गया? जस्ट लिसन क्वेश्चन केयरफुली। जो लिखा चाहिए बनाया क्यों गया, इसकी फिलॉसफी क्या है, बेसिस क्या है, रीजन क्या है? सर इसको इसलिए बनाया गया कि जिससे जो है नीडी पर्सन जो है अगर अपना ड्यूटी फुलफिल करता है और वो जो है फिर मतलब स्वतंत्र होकर अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे, जिससे जो है इसीलिए सर बनाया गया। थैंक यू। जायसवाल जी, जायसवाल जी। हाँ जी। हाँ चलो, तो फीडबैक सेशन स्टार्ट करो, उनका फीडबैक। आप वो है या नहीं है? हाँ है सर, तालुक जी हैं। तो ये बैठे आलोक, हाँ हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ एकदम आ रही, सब ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जो है जो आंसरिंग कर रहे हैं, तो पहली चीज तो आप क्वेश्चन को घुमा दे रहे हैं। भाई केयरफुली आप लिसन करिए ना। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कोई चीज की भूमिका पूछी जा रही है, तो आप फंक्शन बताने लग रहे हैं, ठीक है ना? आप कोई चीज अपराध है या नहीं है, जैसे एक लेडी है, भाई अबेटमेंट आईपीसी में आपका प्रोविजन है और वो अपने आप में एक अपराध होता है अबेटमेंट। तो आप सीधे सीधे दुविधा में बोर्ड के सामने जो है आपके जो पर्सनालिटी में और लीगल नॉलेज पे भी आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी गंभीर बात है ये। आप प्रोसिक्यूट करेंगे कोर्ट में, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और तमाम चीज। अभी लास्ट क्वेश्चन ही जैसे जनरल एक्सेप्शन का पूछा गया है, भाई उसका पर्पस क्यों है? तो आप ये है कि ड्यूटी परफॉर्म करें, भाई सीधे सीधे आइए ना। उसमें दो तरह के एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, दोनों के पर्पज अलग है। एक जो है क्षम्य है, एक न्यायोचित है। तो अब वो उस उद्देश्य पे जाइए ना। भाई आप सवाल को पकड़ नहीं रहे, सब आप जल्दी में है कि आपको जो आता हो बता दें। जी सर। हाँ, आप विषय को और बढ़ा दे रहे हैं। जी सर। तो फिर ऐसा ना करिए। अब भाई ये बड़ा ये एक तरह से ब्लंडर हो जा रहा है ना कि एक लेडी है रेप। आप कहना ये चाहते हैं कि एक वीमेन रेप नहीं कर सकती, क्योंकि 375 में जो है बलात्संग परिभाषित है और पुरुष के द्वारा स्त्री के विरुद्ध ही हो सकता है। आप यही कहना चाहते थे ना? लेकिन उसमें उसकी भूमिका तो हो सकती है ना, वो षड्यंत्र कर सकती है, अबेटर हो सकती है। तो जो अबेटर होता है वो भी तो ऑफेंडर हो जाता है। आप 501 में देखिए, स्पेशल एक धारा ही उसके लिए बनी हुई है। तो हाँ, ये पूरे आपके इंटरव्यू में कई ऐसे चीजें जो देखने में मिल रही है कि आप कन्फर्म नहीं है। आप प्रोसिक्यूटर यदि कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रहा है और उसके सामने एक्यूज के रूप में उसके घर वाला आएगा, तो भाई देखिए नेचुरल जस्टिस तो हर जगह लागू होती है ना। आपका वो आप उससे हितबद्ध हो जाएंगे, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आप यदि करें भी तो क्या है, न्याय तो केवल होना नहीं चाहिए ना, देखना भी चाहिए। जी। तो कैसे दिखेगा? लोक अभियोजक की भूमिका कैसे पक्षपात रहित सामने आएगी? ये तो एक पूर्वाग्रह वहां काम करेगा। जी। तो आप मैं जो देख पा रहा हूं दो चीजें, कि एक तो आप सवाल को सही ढंग से सुनने की कोशिश नहीं कर रहे जी। और दूसरे आप इस जल्दीबाजी में रह रहे हैं कि आपको जो आ रहा है वो बता दें। जी। तीसरी बात, जब आप बता भी दे रहे हैं तो आप कंफर्म नहीं है कि इसमें हमको आगे जो है अपना स्टैंड लेना है या नहीं।
और पैनल आपसे थोड़ा सा आर्ग्यू करती है तो आप फिर वो विड्रा भी कर ले रहे हैं। तो ये भाई देखिए, आपके पास अनुभव है, तमाम इंटरव्यू आपने दिया है, एजुकेशन में आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, आपके पास काफी नॉलेज भी है, लेकिन ये शीघ्रता की वजह से आप जो है शीघ्रता की वजह से ये अपना परफॉर्मेंस जितना अच्छा कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सवाल को आप उसका ब्रॉडर सेंस में देखिए ना, टू द पॉइंट लेके चलिए। जी आप सर। घुमाने लग जा रहे हैं, आप विषय को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, भाई शुरू के जो सवाल आए बिल्कुल सामान्य प्रकृति के थे, आपराधिक न्याय प्रशासन, अब उसमें अभियोजक की क्या भूमिका है। आपने बताया कि अभियोजक क्या करता है, न्याय में सहयोग करता है। जब मैंने पूछा न्याय मंत्री के रूप में कार्य करता है तो आप उसको नहीं बता पाए, तो यही है उसकी भूमिका। वो इसकी न्याय मंत्री के रूप में भूमिका है, राजा फैसला लेता है, न्याय मंत्री क्या करता है, केवल उसको न्याय के कार्यों में सहयोग करता है, सलाह देता है। प्रोसिक्यूटर भी यही करता है, प्रोसिक्यूटर इसके अलावा तो कहीं कुछ है नहीं। नहीं। तो हाँ, तो आप सवाल मेरे ख्याल से कायदे से सुनिए और अपने उसमें लाइए, जो भी आप बताए हैं उसको उस पर अडिग रहिए। जी। तो आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के तमाम इस पे केसेज आ चुके हैं कि कोई भी डाउट से प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर नहीं हो जाता है। वो जी। डाउट क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। जी। और हाँ, अब क्या है कि जितनी परिस्थितियां आप बता रहे हैं साक्षियों का, साक्षी सुरक्षा स्कीम ऑलरेडी चल रही है। जी। तो वो है ना, ये कोर्ट में जो होता है उसके बाहर, कोर्ट के बाहर बहुत सारी चीजें होती हैं जी। जिससे साक्षियों को प्रभावित कर दिया जाता है। बाकी तो आप तो डिजिटल एज में आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिस गवाह को हम बुलाना चाहते हैं बुला लेते हैं। जी। भाई मैं भी प्रोसिक्यूटर हूं, मैं देख रहा हूँ। अब आप जी। 500 एक्ट में चल रहा है और अभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट चाहती है, आप देखिए कि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में केस का ट्रायल हो जा रहा है। जी। तो आप कह सकते हैं ना कि जो अभी 500 में ऐसा देखने में आ रहा है, जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है उसी तरह की सारे केसेस में, क्रिमिनल केसेस में उसको लागू किया जाना चाहिए। जी सर। तो कुछ चीजें आप 1-2 लाइन में निकल सकती है आंसर। अब ये लास्ट ओझा सर ने जो पूछा आपसे, जनरल एक्सेप्शन क्यों रखा गया है, क्या मोटिव है, क्या रीजन है, क्या फिलॉसफी है, तो आप कैसे आ रहे हैं भाई, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो चैप्टर 5 में और ये लेके आपका 76 से लेके और 106 तक है, और दो 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 तरह के हैं, तो आपको जी। सीधे वहां पे आपने एक्सप्लेन कर सकते थे। तो आप, मैं 3-4 चीजें हैं कि पहले तो केयरफुली आप लिसन करिए, सवाल को टू द पॉइंट बताइए, आपका आंसर जहां पूरा हो जाए वहां रुक जाइए, अपने ज्ञान को उसमें मिक्स मत करिए। जी। तीसरी चीज, आप जो एक बार अपने को अच्छा रिप्रेजेंट कर दें, आपको लगता है, तो उसमें अपने को विड्रा न करिए। जी। अनलेस के पैनल आपसे चाहता है कि सही आंसर निकल रहा है, तो आपको लगे कि हाँ कहीं आप ब्लंडर कर दिए हैं, तो आपको एक मौका है उसको सुधार करने। तो जी। ये है मेरा आकलन और सजेशन, यही है आपके बारे में। ठीक जी है, सर। देखें ओझा सर। थैंक यू। शौर्य, शौर्य। सर। हाँ। आलोक जी, पहली बात, हमको लग रहा है आप चीजें नोट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आप रिप्ले भी करेंगे इस चीज को, लेकिन जी। नोट भी करते रहने से अच्छा रहता है। पेन पेपर आपके पास हो तो आप नोट करिए जो फीडबैक आपको मिल रहा है, दैट विल हेल्प यू। पहला जो है बहुत महत्वपूर्ण जो इनपुट है वो आपको दिया जा चुका है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है कि इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट और प्रिसाइज डिमांड क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं वही बोलना है। अगर वो आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो उसमें उत्तर में सॉरी बोल देना है। ठीक है, तो उसका संदर्भ जो है वो
और प्रसंग ये पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। वो बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इंटरव्यू में ज्यादातर समय, स्पेशली शुरुआत में, जी आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड और हाइपर थे, बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है, रिएक्शन बहुत ज्यादा था, उतने रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो आदत डालिए कि बहुत शांत चित्त से और चेहरे के एक्सप्रेशन को बिना ज्यादा घुमाए मोड़े तोड़े हुए, ठीक है, कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने, शीशा के सामने बैठ के प्रश्नोत्तरी करने का आप अभ्यास कीजिए, ताकि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो चेहरे के भाव हैं, वो एक दायरे में कायम रहें। बहुत ज्यादा परेशानी वाले प्रश्न पे बिगड़ नहीं जाए, और बहुत बढ़िया सवाल कोई आ जाए तो उस पे जो है वो अतिशय जो है वो प्रसन्नता या अतिशय उत्तेजना नहीं आ जाए। इसका आपको प्रयास करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। बहुत धीरे बोलिए। अगला पॉइंट है, स्पीड को थोड़ा सा संभाल लीजिए, धीरे बोलिए, बहुत जोर से, जोर ना तो लाउड होने की जरूरत है, लाउडनेस तो वहां करेक्ट हो जाएगी, वो आपको पता चल जाता है कि पैनल जो है वो इतनी दूरी पे है, तो वो इंटेलिजेंट डिजाइन है ह्यूमन ब्रेन की, वो तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन स्पीड थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतना तेज बोलने का आवश्यकता नहीं है। और मेरी आपके लिए विशेष रूप से सलाह है कि प्रश्न का उत्तर शुरू करने से पहले आपको गैप लेना ही लेना चाहिए। बहुत तेजी से आप, इनफैक्ट गैप प्रश्न के बाद तो छोड़ दीजिए, मैं आपको पॉइंट आउट करा देता हूं कि आपने कई जगह पर पैनलिस्ट के प्रश्न को ही काट दिया, बीच में ही काट दिया, ठीक है। जैसे जब वो प्ली फॉर एलिबाई पूछ रहे थे, अब आप ये नोट करिए और आप इसको रिप्ले करके देखिएगा। प्ली फॉर एलिबाई वो पूछ रहे थे, तो आपने बीच में ही, उनका सवाल पूरा नहीं हुआ था, अपने सेक्शन 11 में दिया हुआ है, ऐसा करके आप बीच में ही टूट पड़े, क्योंकि आपको वो आता था। ये नहीं करना है, पूरा शांति से प्रश्न को पूरा होने दीजिए, बीच में नहीं बोलना है। और एक तो बीच में काटा तो काटा, उसके बाद फिर आप जो है बोल भी गलत गए, आपने अपने उत्तर की शुरुआत प्ली बार्गेनिंग से कर दिया, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो प्ली बार्गेनिंग था, जबकि पूछा जा रहा है प्ली ऑफ एलिबाई। फिर जब बाद में, हाँ सॉरी सर, हाँ नहीं, ये सब आप रिप्ले करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा बोल गए, गलती से निकल गया। लेकिन ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत शांत चित्त नहीं है, इसलिए शांत चित्त से सब चीजों को आप सबका अवलोकन करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर दूसरे मुझे एक और प्रश्न के उत्तर में, इफ आई रिमेम्बर, तो बीच में जो है, हाँ, फिर एक बार और हुआ जब डेथ पेनल्टी का क्वेश्चन हो रहा था, और अपने जायसवाल सर सवाल पूछ रहे थे कि मृत्युदंड देने से क्या फायदा हुआ। जब एक आदमी मर ही गया तो वो आगे कुछ कहना चाह रहे थे कि दूसरे को भी मार देने से वो वापस तो आ नहीं जाएगा, ऐसा वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपने उन्हें बोलने नहीं दिया, आपने बीच में उत्तर शुरू कर दिया। तो उसका एक कारण ये ऑनलाइन वाला माध्यम भी हो सकता है कि आपको लगता है कि प्रश्न खत्म हो गया और आप फिर बोल गए, लेकिन आपको और ज्यादा सजग रहना चाहिए और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पूरा आराम से प्रश्न को खत्म होने दीजिए। कई बार पैनलिस्ट 1 सेकंड के बाद कुछ और उसमें जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको पूरा आपके फायदे में ही है, उनको पूरा बोल लेने दीजिए। कई बार वो लोग उदाहरण के रूप में भी प्रश्न को प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो तो आपके काम ही आएगा, अच्छा रहेगा, आपके फायदे में रहेगा। तो प्रश्न को खूब आराम से पूरा होने दीजिए। उसके बाद 3-4 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए कि मैं पहला वाक्य क्या बोलूंगा, उसके बाद पहला वाक्य बोलना प्रारंभ करिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आप करके देखिए, खाली 2 ही दिन में आपको परिणाम शुरू हो जाएंगे मिलना, आप अच्छा बोलने लगेंगे, बेहतर बोलने लगेंगे, ठीक है। फिर आप कई बार ओवर एक्साइटमेंट में जो है वो भद्रता जो है वो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन या डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे भद्रता जो है वो छूट जा रही है। इसलिए छूट जा रही है क्योंकि मैं आपकी गलती नहीं मानता, आपको प्रशिक्षण अच्छा नहीं मिला है। साफ साफ बात यह है कि जो ट्रेनिंग के जो मैनर्स और इटिकेट होते हैं, जिनको कहा जाता है शिष्टाचार के जो कुछ नियम होते हैं, वो इंटरव्यू के अलग ही होते हैं। तो वो बताना पड़ता है किसी भी कैंडिडेट को, अगर किसी ने अच्छे से नहीं बताया हुआ है तो गलती हो जाती है। जैसे
उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। किसी प्रश्न के उत्तर में कुछ आपसे पूछा जा रहा था, तो उसका उत्तर साल था शायद, कि किस साल आया या कुछ ऐसा था, तो आप 2000 शब्द आप बोले कि 2000 है क्या। आप उल्टा पैनलिस्ट से पूछ रहे हैं कि 2000 है क्या। तो ये तो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है ना। आप समझ रहे होंगे, इंटरव्यू आपका हो रहा है और आप उनसे पूछ रहे हैं कि 2000 है क्या। सर सुनाई नहीं दिया है सर। हाँ, नहीं 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 नहीं, इसके क्या पहले सुनाई जो आप नहीं शब्द दिया। बोल रहे हैं सर, सुनाई नहीं दिया है। मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं, ये कह रहे हैं उनको सुनाई नहीं दिया इसलिए पूछा उन्होंने। नहीं 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 सर, ही वॉज आस्क्ड टू गेस, ही वॉज नॉट आस्क्ड टू गेस, ही वॉज गेसिंग। तो आप गेस कर रहे थे, आपसे ये नहीं बोला गया था कि जो ये बताओ सर, जायसवाल सर बेटर बताएंगे अगर उनको याद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल ऐसा ही था कि 2000 है क्या, यही वर्ड थी। आप रिप्ले करके देखिएगा आलोक भाई, जो हम कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। कोई प्रश्न पूछा गया ओके सर। तो आप फिर गेस करने लगे, ऊपर देख के ओके आंख सर। ऊपर देख आप गेस करने लगे, फिर आप पूछ रहे हैं कि 2000 है क्या। तो आप जब रिप्ले करेंगे तो आपको एकदम अंदाजा हो जाएगा कि हम कहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सीख है वो क्या है कि जब कभी भी जो प्रश्नोत्तरी है, किसी पैनल के साथ जब आपकी प्रश्नोत्तरी हो रही है, उसको वार्तालाप आप नहीं बना सकते अपनी तरफ से दोस्तों के साथ। जैसे मान लीजिए दोस्त लोग क्विज कर रहा है, तो हम लोग पूछते ही हैं कि इसका ये आंसर है क्या, ये आंसर है क्या। दोस्तों में होता है, चलता है। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग बैठे हों तो आप अपनी तरफ से इस तरह से नहीं कह सकते कि ये है क्या, ये है क्या, है ना। तो ये सब सीखने वाली बात है, आपको बहुत इससे मदद होगी। अब इस चीज को मैं देख पा रहा हूं कि आप बेचारे क्यों इतना मेहनत करने के बाद भी इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा थोड़ा हमको पता चल रहा है कि आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलने की आवश्यकता है, बस और कोई बात नहीं। आप मौलिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा सा जो बिहेवियर में रिफाइनमेंट जिसको कहते हैं वो आवश्यक है। फिर आप देखिएगा रिप्ले करके, कहीं कहीं आप आवश्यकता, कहीं कहीं नहीं, लगभग सब जगह, ज्यादातर जगह आप कई बार, सर ने पहले ही, जायसवाल साहब ने जो है बता दिया है कि कई बार आप वो बोलना चाहते हैं जो आपको आता है उस टॉपिक के बारे में, तो उस चक्कर में गड़बड़ा ये जा रहा है कि प्रश्न में जो पूछा गया है उससे कहीं अधिक चीजें आप बोलते चले जा रहे हैं, और वो संकट का कारण हो सकता है आगे चलकर। इसलिए क्योंकि पता चला उससे फिर तीसरा क्वेश्चन बन गया, चौथा क्वेश्चन बन गया, पांचवा, और हो सकता है कि वो इतना स्ट्रांग एरिया आपका नहीं हो, तो उस तरफ नहीं ले जाने देना है। सर ने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। जैसे उदाहरण, फिर मैं उदाहरण देकर बताता हूं। रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब पूछा गया तो आपने कुछ धारा 225 या ऐसा कुछ बोला जी। इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया है। कौन सा प्रावधान है अगर मैं पूछूं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन आप सोच कर देखें कि मैं आपसे पूछूं कि क्या रोल है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, तो आप बोलने लगे उसमें कि धारा फलाने के तहत ये होता है, वो होता है। नहीं 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 नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। तो बहुत आप जो है सतर्क रहिए कि हम भैया एक भी चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन जो नहीं पूछा गया है। जैसे जैसे पूछते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको बताते जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे जो पूछा नहीं गया है। ठीक है। यस सर। उसके बाद आप देखिएगा, एक जब गैंग रेप पर डिस्कशन चल रहा था तो सर ने पूछा कि क्या कोई महिला अगर किसी को जो है वो उत्साहित कर दे, इस चीज के लिए प्रेरित कर दे, और वो 4-5 लोग ऐसा कुछ दुष्कर्म कर दें किसी युवती या महिला के साथ, तो क्या वो गैंग रेप होगा। तो आपने बोला गैंग रेप होगा, गैंग रेप होगा, गैंग रेप होगा। वो एक ही बार में काफी है। आप रिप्ले कीजिएगा तो आप 3 बार बोले एक ही लाइन को, उसकी आवश्यकता नहीं है। एकदम शांति से रहना है, बह नहीं जाना है। आप ओवरवेल्म्ड हुए जा रहे हैं, अंग्रेजी में जो शब्द है उसके लिए ओवरवेल्म्ड है। ओवरवेल्म्ड और ओवर एक्साइटेड हो जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। बहुत आराम से आप बात करेंगे तो हो जाएगा, एक ही होगा। फिर जब 2-2, 3-3 बार प्रश्न पूछा जा रहा है ट्रेवलिंग को लेकर, तो फिर आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका मतलब जो हम बोल रहे हैं, बार बार पैनलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि क्या फायदा ट्रेवलिंग से, क्या सीखा आपने, इसका मतलब कोई मेन पॉइंट मिस कर रहे हैं हम। यात्रा से कोई ना कोई ऐसी चीज सीखने लायक होती होगी जो हम नहीं बता पा रहे हैं।
उत्तर उसके बाद भी आपको नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन वो क्लिक करना चाहिए कि काहे बार बार ऐसा हो रहा है, सब लोग ट्रैवलिंग पे ही काहे हमला कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रैवलिंग को ही बार बार क्यों? तो इसका मतलब यात्रा से कुछ ना कुछ सीखने वाला होगा। जब आप यात्रा करते हैं तो समाज के अलग अलग लोगों के साथ, उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आप जो है वो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप कर पाते हैं, लोगों की पीड़ा के बारे में चर्चा कर पाते हैं, या लोगों को पीड़ा के बारे में चर्चा करते समय सुन पाते हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में, जन सामान्य की क्या धारणा है वो आप जान पाते हैं, लोगों को जो कष्ट, जन सामान्य का जो कष्ट है वो देख पाते हैं आप जो है के विषय में, जुडिशरी के विषय में, देश के विषय में, एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में लोगों की क्या धारणा है वो आप समझ पाते हैं, वो धारणा बनने के कारण क्या है वो आपको पता चलता है। ट्रैवलिंग छोटा मोटा चीज थोड़ा है, वो तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेटेड लर्निंग। मैं ऐसा मानता हूँ, ट्रैवलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेटेड लर्निंग। अगर आप इस बात की घर में बैठ के प्रतीक्षा करेंगे कि जब ये अनुभव आएगा हमारे पास तब इस अनुभव को कर लेंगे और फिर हमारी सोच को उसी तरह विकसित करेंगे, ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप समाज में घुसते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वो प्रोसेस, आप सीधे लेबोरेटरी में जा रहे हैं ना, आप सीधे लैब में घुस गए तो वहां पर बहुत तेजी से लर्निंग प्रोसेस हो जाती है। फिर तो सबसे बड़ा जो यात्रा का गुण है वो क्या है? सहिष्णुता। सहिष्णुता सिखाता है। वही सीट पे आप बैठे हैं, वही सीट पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो आपको देखने से नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा, मिला के चलना पड़ेगा, आपकी चाहे जैसी भावना हो। बहुत सारी चीजें, मतलब आप देखें तो बहुत चीज सिखाती है ट्रेवलिंग। सीखने वाले का नजरिया चाहिए। तो ट्रेवलिंग में से जो मुख्य लर्निंग है, जो कैरेक्टर की लर्निंग है, आपको वो बोलना चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक स्थलों पर जाने के संदर्भ में आपने एक अच्छा उत्तर दिया कि जो है अपने कार्यों से मनुष्य जो है वो अमर रहता है, जाने के बाद भी लोग उसके कार्यों को देखते हैं, तो इसलिए कर्मयोगी होना चाहिए। तो ये बोलना चाहिए आपको कि कर्मयोग सिखाता है मुझे, जब मैं ऐतिहासिक स्थलों पर जाता हूँ, कि कर्म का क्या महत्व है, कार्य करके लोग जाते हैं तो उनका जो है महत्व बना रहता है। इस तरह का बात ठीक है, लेकिन ट्रेवलिंग को भी लेकर आपको अच्छे से उत्तर अपना जो है वो बनाना चाहिए। फिर लास्ट के जो दो प्रश्न है जिन पे आपने, एक पर तो सॉरी बोला आपने, हाउ टू इम्प्रूव कन्विक्शन, जब सर ने पूछा, आदरणीय ओझा सर शायद पूछ रहे थे कि इनको कैसे इम्प्रूव किया, फिर आपने कोई उत्तर दिया, साक्ष्यों को लेकर उत्तर दिया आपने, फिर उन्होंने बोला कि ये तो बहुत जनरल है, इसमें कौन सी बड़ी खास बात है, ये तो है ही, ये तो सब जानता है, जो लोग लॉ नहीं कर रहे हैं वो भी जानता है कि ये समस्या है, तो इसमें क्या खास बात है। उसके बाद आप उसको सॉरी बोल गए, इसमें सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ये समस्या तो यही है ना, समस्या तो है ही है, तो इसमें सॉरी का कोई बात नहीं है। सर कोई सेक्शन उसमें याद नहीं आ रहा था, तो नहीं, सेक्शन उन्होंने पूछा भी नहीं था, सेक्शन या प्रावधान या कोई और चीज पूछी भी नहीं थी, और को ये ठीक है, 2-3 कारण जो आपने मुझे बताए थे, उन्हीं कारणों को आपको बताना चाहिए था, और सॉरी बोलने के बजाय कि आप सॉरी बोलने के, सिर्फ सॉरी ना बोलिए, अगर बोलना भी है, अगर आपको लगता है कि आप असंतुष्ट हैं अपने उत्तर से, अपर्याप्त है उत्तर, तो ऐसे क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में सिर्फ सॉरी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है कि सॉरी सर, मुझे लगता है कि और ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है मुझे इन पक्षों पर, ऐसा बोलिए फिर कि थोड़ा और अध्ययन मुझे चाहिए, ये बोलेंगे तो अच्छा लगता है। फिर सरेंडर की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि सरेंडर कर दिए, सॉरी हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं, कि सॉरी सर मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता है इस पक्ष को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये तो इशू ऐसा ही है ना, कन्विक्शन रेट क्यों कम है, इसके तो मतलब 20 रीजन गिना दिए जाए, बहुत सारा रिसर्च है इस पर, तो इसलिए ठीक है। फिर एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आप पूरी तरह साइलेंट रहे, ये हमको समझ में नहीं आया। सर ने बोला कि क्या क्या करोगे ये सब बन के, ये सब कोई क्या फायदा है, पीओ बनने का, फर्जी है सब, ये है वो है, टीचर बन जाते, ये कर जाते, वो कर जाते। सर ने आपको एक जो है मौका दिया कि अब आप इस पे अपने आप को डिफेंड कीजिए, आप बहुत केयरफुली साइलेंट रहे पूरा, इसको जवाब ही नहीं दिया आपने, इस पर कुछ बोले नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं कर सकते आप, आपको बोलना पड़ेगा। आप क्यों टीचर नहीं बने, या आप पहले से सोच लीजिए कि आपने करियर क्यों चुना है, क्या पसंद है आपको। आपके उत्तर से वो संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकते हैं, आपको आपका उत्तर पर्याप्त या अपर्याप्त लग सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है कि आप बोलबे न करें कुछ, उन्होंने पूछा है तो, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ रिक्यूजिंग, कि क्या आप अपने आप को रिक्यूज करेंगे, उस केस से क्या आप रिक्यूज कर लेंगे, तो उसमें आपने जब लास्ट में आया और फिर आपने उत्तर दिया कि हाँ हम रिक्यूज कर लेंगे, फिर सर ने कहा कि अभी तो आप बोल रहे थे कि
जो है आप नहीं आप तो लड़ेंगे, आप तो उसको सजा दिलवाएंगे अगर वो दोषी है तो उस बीच में, इस पूरे चर्चा के बीच में आप एक चीज बोल गए कि अगर वो अपराधी है तो उसको हम बिल्कुल सजा दिलवाएंगे। तो ये तो आपकी पूरी समझ को ही क्वेश्चन में ला दे रहा है, आपको पूरे प्रोसेस का समझ को ही वो जो है वो संशय में ला दे रहा है। अपराधी है का क्या मतलब है? वो तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही तय होगा ना कि अपराधी है कि नहीं। जी सर। तो ये तो अभी की बात हो रही है कि सामने अगर वो आएगा तो आप उस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे कि नहीं। आप समझ गए ना जो हम जिस तरफ आपका ले जा रहे हैं। ये हाँ, ये मिस कर गए थोड़ा पॉइंट। ये बहुत सजग रहना चाहिए। तो अपराधी तो बहुत बात की बात है। सर ने फिर आपको पॉइंट भी करवाया था कि वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ कि अपने आप को रिक्यूज करोगे तो लेकिन वो मेरा सलाह उस बिंदु पे नहीं है। मेरी सलाह मूव के इस बिंदु पे है कि जब सर ने आपको कहा कि अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं रिक्यूज जो है हम तो लड़ेंगे, और अब आप बोल रहे हैं कि एक्चुअली मामला ये है, जो मैं आपको समझ पाया कि जब सर ने ये प्रश्न पूछा था कि अगर आपका भाई आ जाए सामने जो आरोपी बन के, तो आप इस ऑप्शन पर विचार ही नहीं किए थे कि रिक्यूज भी किया जा सकता है। ये है रियलिटी। वो आपके दिमाग में आया ना। हम लोग भी तो इंटरव्यू ले रहे हैं ना बहुत समय से, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव होता जा रहा है। तो जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अरे सर ये तो आप बोलिए ना उसे कि सर क्षमा कीजिएगा कि हमको ये बात हमारे दिमाग में उस समय नहीं आई थी कि रिक्यूज करने का भी ऑप्शन एपीओ को होता है, ये हमको नहीं पता था। जी नहीं पता था। यस, बेस्ट आंसर है ये कि आप जो सच है वही बेस्ट आंसर है कि सर जब आपने प्रश्न पूछा था उस समय मैं उत्तर दे रहा था, तो ये रिक्यूज वाला ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं था। अब ये ऑप्शन आपने बोला है सर, तो मैं समझता हूं कि जो है न्याय के हित में यही है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि हुआ है। इस पक्ष में अगर ऑप्शन है तो मैं रिक्यूज कर जाऊंगा। अब ये अलग बात है, ये सर लोग बताएंगे कि नियमतः ये अलाउड है कि नहीं एपीओ को रिक्यूज करना, और वो कोई जानना भी नहीं चाह रहा है। वो सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस चेक करना चाह रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं जानना चाह रहा है। आप न्याय की संकल्पना के बारे में अच्छे समझते हैं कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। तो जब आपको याद आया तब आप ईमानदारी से बोल दीजिए। तो याद रखिए, आपके लिए 4, इतना सारा हमने बोला, उसका 4 या 5 बिंदु में जो समावेश करके बताता हूं। नंबर 1, प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनने का लाभ यह है कि आपको प्रश्न की जो मांग है वो पता चल जाएगी, और आप अपने उत्तर को उस मांग के अनुसार अपनी अवेलेबल नॉलेज को, आपका जो उपलब्ध ज्ञान है उसको उसी के दायरे ब्रैकेट में, आपको प्रश्न ध्यान से सुनने से ब्रैकेट का पता चल जाता है कि ये बोलना है हमको, इसके बारे में बोलना है। फिर अपने उपलब्ध ज्ञान को उसी ब्रैकेट में सहेजने का प्रयास कीजिए। 1, 2, प्रश्न समाप्त होने पर 3 से 4 सेकंड का समय लेकर उत्तर का पहला वाक्य बना डालिए दिमाग में, और फिर बोलना प्रारंभ कीजिए। जहां लगे कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, वहां पैनल से विनम्रता पूर्वक कह दीजिए कि सर कुछ सेकंड का समय दीजिए मुझे, मैं अपना वाक्य जो है वो निर्माण करना चाहता हूं, वाक्य निर्माण कर लेता हूं, या मैं सोच लेता हूं। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, वह तथ्य या संकल्पनाएं बिल्कुल नहीं बोलनी है जो पूछी नहीं गई हैं। अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा माल सप्लाई नहीं करना है। यह आपके लिए कस्टमाइज्ड सलाह है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपके लिए कस्टमाइज्ड सलाह है ये, सबके लिए सलाह नहीं होगी, सबके लिए अलग अलग होती है। कल आप हो सकता है किसी और के इंटरव्यू पैनल में हमको देखे हैं ये बताते हुए कि नहीं, जो पूछा जा रहा है उसके साथ ये भी जोड़ो, क्योंकि उसका बेंट ऑफ माइंड और उसकी एबिलिटीज अलग हैं। उसको हम दूसरे सलाह दें, क्योंकि वो इंटरव्यू को गाइड करवाने को कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोड़ ले जाओ। आपको ये नहीं करना है, आपकी एबिलिटीज अलग है, योग्यताएं। आपको सिंपल टू द पॉइंट बने रहना है हमेशा, चाहे जो हो जाए। ढर्रा को छोड़ना नहीं है, ठीक है? ढर्रा कभी छोड़िएगा मत, एक्स्ट्रा चीज ना बोलिएगा चाहे जो हो जाए, ठीक है? और नेक्स्ट बात क्या है कि प्रश्न को पैनलिस्ट का चेहरा हमेशा ध्यान से देखते रहिए, आंखों में आंखें डालकर। आपको जब तक ये आश्वासन ना हो जाए कि अब इनका प्रश्न समाप्त हुआ, तब तक वही ध्यान से उनको चुपचाप सुनते रहिए। बोलने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, चाहे जो हो जाए, ठीक है? अगला पॉइंट, अपनी स्पीड को घटाइए 1.5 गुना घटाइए अपनी स्पीड को, और इसी से आपको गजब फायदा होगा। धीरे बोलना शुरू करिए, आराम से। जितने संजोग की बात है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ाई वाली तो बात ही नहीं है।
जितने लोगों को हम मिले हैं शायद सर ही हैं, ओझा सर ही हैं जो हमसे भी तेज बोलते हैं, वरना हम बहुत तेज बोलने वालों में से रहे हैं हमेशा। सर का क्या है, लेकिन सर तो जो है, सर का जो तारतम्यता और सर का जो प्रसंग है, संदर्भ है, सब बना रहता उस स्पीड में भी, लेकिन हम लोग वो मेंटेन नहीं, सब लोगों के बस का नहीं होता, इसलिए हमने अपने आप को स्लो डाउन किया, बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया हमने। ठीक है, ये स्पीड मेरी नहीं है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये ट्रेनेबल है। उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन किया जा सकता है माइंड को, तो आपको अपनी स्पीड को डेढ़ गुना कम से कम करना चाहिए। इसमें नापने ना बैठ जाइए, बस जो 1.5 मिनट में बात, जो 1 मिनट में कहते हैं उसको 1.5 मिनट में बोलिए, ऐसा कह लीजिए, चलिए आसानी के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आराम से बात करिए। और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे आप क्यों बनना चाह रहे हैं, समाज की क्या सेवा कर पाएंगे, आपके में क्या अच्छाइयां हैं जिसके लिए आपको सेलेक्ट किया जाना चाहिए, इस तरह के जो प्रश्न है, ना तो इसमें सॉरी बोला जा सकता है, ना इसमें चुप रहा जा सकता है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपको बोलना ही है। तो इन सारे सवालों को अलग से लिख के आप उनका अभ्यास कर लीजिए कि चाहे 2 लाइन सही ये चीज मैं बोलूंगा, फिर उस पर क्या काउंटर क्वेश्चन होंगे वो भी एक बार सोच डालिए, उन काउंटर क्वेश्चन का भी तैयारी कर लीजिए। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे 20 या 25 सवाल होते हैं फंसाने वाले, है ना। आपने इंटरमीडिएट ऐसे किया, फिर आपने कब सोचा बनने का, आपने ये क्यों किया, आपने LLB के बाद ये क्यों नहीं कर लिया, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करने लगे, ये सब जोड़ जाड़ के 20-25 सवाल ही है। इन 20-25 सवालों को अलग से लिखकर उनकी विशेष तैयारी कर लीजिए, ताकि उनके बारे में वहां पर शक नहीं रह जाए, एकदम सट रह गए, पता चला नहीं कुछ बोली नहीं, नो, ये नहीं होना चाहिए। बाकी अगर मैं कहूं, जो आप जानते हैं वो औसत से थोड़ा ज्यादा जानते हैं, मैं कहूंगा जो आप जानते हैं वो औसत से ज्यादा आप बोल ले जा रहे हैं, अपनी बात कहने का प्रयास कर ले जा रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन पर काम ज्यादा करना है। अभी मैंने कहूंगा कि नया चीज पढ़ने बैठ जाइए, अगर जो है किसी लीगल कॉन्सेप्ट में कुछ गलती है भी, तो अभी कब है इंटरव्यू, कब है? 30 अक्टूबर को सुबह में सर। 30 जी सर। तब तो है समय भाई, तब तो है। तो जो हम लोगों का एक स्टैंडर्ड जो एक सुझाव होता है कि जो कुंजी टाइप की नहीं आती है लॉ की, कुंजिया रिवाइज कर डालो, साला जितना भी है सारा कुंजी रिवाइज कर डालो, बारह से नजर से कुंजी रिवाइज कर लीजिए, तो कोई बेसिक बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाए। बाकी प्रेजेंटेशन पे जो हम लोगों ने बात की उस पर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप मेहनत कीजिए ना थोड़ा, 4-5 दिन जम के, अभी सब छोड़ छाड़ के मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आप वापस आदरणीय सर के संपर्क में आकर उन्हें बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको किसी और क्षेत्र में हेल्प की जरूरत है क्या है, फिर बताइएगा। बाकी मेरे हिसाब से ठीक है, कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स आप लेंगे तो एक दिक्कत क्या है, मैं सोच रहा हूं क्योंकि समय आपके पास बहुत ज्यादा भी नहीं है, 10-12 दिन है, तो बता देता हूं। ना चाहते हुए भी कई बार आपके डिमीनर से, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लगता है कि ये तो बहुत कैजुअल आदमी है, जबकि हम जानते हैं कि एक दूसरा पक्ष भी आपके व्यक्तित्व का है जो ऐसा नहीं है। तो जो बात बोलने चालने और व्यवहार में जो शिष्टाचार के कुछ नियम होते हैं उसकी वजह से आपके बेचारे से गलती हो जा रही है। आप बदतमीज आदमी नहीं है बेसिकली, हमको मालूम है इस चीज का, पता चल जाता है। आप कोई ऐसा नहीं कि किसी का जानबूझकर वो करना चाह रहे हो कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ये करेंगे। और अगर ऐसे है भी, मैं तो साफ साफ प्रैक्टिकल बात बोलता हूं कि हम तो गाइडेंस करने बैठे, अगर ऐसे होते भी तो भी कम से कम इंटरव्यू पैनल में, अब भाई सब लोग सीखता ही है ना, सब लोग अलग अलग सीढ़ी पे है ना, तो हम क्यों नहीं अभी इसके माध्यम से ही, इंटरव्यू की तैयारी के माध्यम से ही अच्छा एक शिष्टाचार वार्तालाप के जो नियम है वो सीख लिया जाए, क्या दिक्कत है उसमें। तो हम इस पर कोई लॉन्ग टर्म, एक इंटरव्यू के बेसिस पे कोई लॉन्ग टर्म आपके बारे में हम कमेंट नहीं पास करना चाहते कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छा बुरा सब बहुत सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है कि आप बिना बेचारे निर्दोष रूप में फिर आप जो है वो कैटेगराइज ना हो जाइए ब्रांडेड की, तो बहुत कैजुअल आदमी है। जैसे ही आप इन स्टेप्स पे काम करेंगे, बाकी सर भी बताएंगे, मुझे विश्वास है कि बहुत फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपका जो आउटलुक है उससे मुझे लगता है उसमें बहुत सुधार होगा और बहुत अच्छा प्लेजेंट हो जाएगा चीजें। और मैं शुभकामना देता हूं आपको कि आप इसमें सफल हो, इस चीज में आप अपने व्यक्तित्व पे काम करें, उस पर सफल हो। इंटरव्यू में तो सफल हो ही जाएंगे आप, अगर इस पे सफल हो गए। ठीक है, एक तो मेरी बड़ी शिकायत आप सबसे है कि आप लोगों में सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा कमी है। मैं जब से आप लोगों का मॉक, आप लोग शायद 50 आदमी या 45 आदमी हो जो मेरे पास आए, मेरे ख्याल से 20-25 ने मॉक देना चाहा, बाकी ने मॉक के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया।
हम लोगों ने फिर मॉक कैंसिल कर दिया क्योंकि आप लोगों के पास इंटरेस्ट नहीं था। फिर आप, अभिषेक और शायद सुनीता, 3 लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो फिर हम लोग मॉक कर रहे हैं। आप लोग वो मॉक ज्वाइन नहीं करते हो जो मॉक आपका नहीं होता है। जैसे रिक्यूज वाला सवाल गलत नहीं हो सकता अगर आपने मॉक ज्वाइन किया होता। मेरे ख्याल से 2 से 3 बार इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, ये तो आपकी कमी है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में तब तक नहीं हो सकता, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो तब तक अपने आप चेंज नहीं करोगे। आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने डिसेबिलिटी एक्ट की बात की, आपका आप सुपर थे, जबरदस्त थे, आपने उसको चुप करा दिया था। I was completely silent because you have given a terrific answer। जहां मैं उसके एप्लीकेशन पे आया, यू आर ब्लैंक। एप्लीकेशन क्या था कि डिसेबिलिटी एक्ट का आपके इस प्रोफेशन से क्या काम है, आप नहीं बता पाए, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपका आंसर क्या हो सकता था कि सर हम कुछ भी पढ़ते हैं हमारे एनालिसिस पावर को इंप्रूव करता है, जिससे हमारे अंदर संवेदना देता है, डिसेबिलिटी हमको इंप्रूव किया, आप ब्लैंक कर गए। आपके अंदर काफी परिवर्तन की आवश्यकता है अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो। जैसे बुद्ध का सवाल आया, आपने महात्मा बुद्ध क्यों बोला, सौ ने पकड़ लिया, बुद्ध भगवान बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल इशू। लेकिन क्या ये आपके बातचीत में आना चाहिए, आपको समझ, ये छोटी छोटी बातें इंटरव्यू में हमेशा मैं बोलता हूं, जो मार्क्स का मेजर डिसीजन है वो आपके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स उतना नहीं होता है जितने आपके एनालिटिकल एप्लीकेशंस होता है। महात्मा बुद्ध बोलना ही गलत था, बुद्ध भगवान बोलना चाहिए था आपको। यात्रा से लाभ को आप बता ही नहीं पाए। इतना अच्छा फुलटास सवाल था, इतना ज्यादा आसान सवाल था, एक कॉमन सेंस का सवाल था, आपने सोचा ही नहीं उस मामले पे। मैंने पूछा कैसे हम अपने देश में प्रोसिक्यूशन को इंप्रूव कर सकते हैं, आप नहीं बता पाए। ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, अगर आप सारे मॉक सुने होते तो आप आंसर जरूर कह रहे होते। अब आप कुमार का मतलब नहीं बता पाए, इट्स सो सरप्राइजिंग। कुमार क्या युवक होता है, जवान होता है। प्रकाश को आप प्रकाश बोल गए, दुनिया प्रकाश बोलिए थोड़ा से। देखिए मैं आपको बहुत माइन्यूटली चेक कर रहा हूं ताकि हमारा काम क्या है, आप में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाए। हम यहाँ तारीफ करने तो बचे नहीं है, आपने जो अच्छाइयां तो सब कहते हैं, सौर ने भी बता दी और ओम प्रकाश भी बता दी। आपके नॉलेज बेस में तो कोई क्वेश्चन नहीं, नॉलेज बेस ठीक है आपका, अच्छा है। सारे एस्पायरेंट को मेरी सलाह है, जो दुक्की आती है आप जरूर पढ़ो। दुक्की में जो लोग आईएएस एग्जाम में लॉ एज ए ऑप्शन लेते हैं, मतलब नहीं, आप रतन लाल, धीरज लाल और वीएन शुक्ला ये सब छोड़ो, आप दुक्की पढ़ो, पहले वो पढ़ेंगे, पहले दुक्की कंट्रोल करो। मैं सबको बोलता हूं, और जितने लोग सिलेक्ट हुए आईएएस में लॉ ऑप्शन, सब बोलते हैं सर आपकी एडवाइस जो बेस्ट थी कि दुक्की पढ़ जानी चाहिए। दुखी क्यों भाई, हमें जब मैं लॉ पढ़ता था तो मेरे टीचर बोलते थे कि जब मुझे, हमें कौन सी किताब पढ़ो, बोला आप जो सबसे पतली किताब पढ़ो, तो उसमें बांगिया किताब सबसे पतली होती थी। तो मेरे साथ एक कहते हैं अमरचंद मंगलदास के पार्टनर रन करते हैं, यश अशर, वो टॉपर है वहां के नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के। तो उन्होंने क्या बोला कि हर आदमी बांगिया पढ़ता, छुपा के पढ़ता है। हम कहा क्यों, बोला बांगिया किताब पतली आसान है। मैंने बेसिक तो समझो, रतन लाल, वीएन शुक्ला, ये सब बड़ी किताबें हैं, एमपी जैन समय लेती है। लॉ एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो आप लोग, आपके अलावा जो भी सुन रहा है वो आप उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करो। दूसरा, आपने जो शौर्य का सवाल था कि लोग कोर्ट में आना नहीं चाहते, गवाही नहीं देना चाहते, ये बात ठीक है, इसको आप और हल्का से रिफाइन करो। क्यों नहीं आना चाहते, किस तरह चाहते, क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि लोग आवे, ऐसा किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए कि लोग ध्यान दें। आप कई बार इंटरव्यू देते हो, उबासी लेने लगते हो, उसको आप कंट्रोल करो, आप ध्यान देना। आप उसको मैं सप्लाई करता हूं हर एस्पायरेंट को, ये कहते हैं अपना, आप उसको देना, आप उबासी लेते हो, उसको आप ध्यान दो। ये आंसर करना कि जब उसमें पैदा हुआ मैं एपीओ बनना चाहता था, इट्स ए रॉन्ग आंसर, ये सही आंसर नहीं है ना। आप एपीओ क्यों बनना चाह रहे हो, आप पीसीएस नहीं हो पाए, आप आईएएस नहीं हो पाए, आप पीसीएस नहीं हो पाए, ये रियलिटी लाइफ की है ना। ये कहना कि मैं एपीओ ही बनना चाहता था, इट्स इनकरेक्ट आंसर। आप बोला कि मैंने जब से, आपका शायद आंसर था कि मैं शुरू से एपीओ बनना चाहता था, इट्स इनकरेक्ट आंसर। बाद में उसका मैं ठीक किया कि मैंने पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया था, 2 बार मेरा मार्क्स नहीं आया, एपीओ नहीं हुआ, आपने बाद में ठीक किया, लेकिन शुरुआती आपने गलत कर दिया।
आप उसको बोलो ना कि एक जीविका की तलाश होती है, व्यक्ति को रोजगार चाहिए, हमने पीसीएसजे में भी कोशिश की, उसमें मेरा नहीं हुआ, हम आगे फिर पीसीएसजे में कोशिश करेंगे। ये आपका एपीओ प्लान बी है, आप ये कहने में आपको क्या शर्म आती है कि सर मेरा प्लान ए पीसीएसजे है, प्लान बी एपीओ, इसमें क्या खराबी था मेरे को? और हकीकत है यार, वही मार्क्स इंटरव्यू में वही आंसर इंटरव्यू मार्क्स दिलाता है जो रियलिटी के नजदीक होता है। शौर्य ने बोला आप तेज बोलते हो, मैं आई एग्री विद शौर्य, मैं बहुत तेज पहले बोलता है, मैंने उसको कम किया है, स्टिल आई एम फास्ट। तेज बोलना दो चीजों को, तेज बोलने में दो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्या? आपका माइंड फास्ट काम करता है, आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल है। These are the two things with a person who speak fast. You see, myself and Shaur both have a lot control over the language. आप ध्यान देना। तो जब लैंग्वेज पे कंट्रोल होता है फास्ट बोलते हो, लैंग्वेज कंट्रोल नहीं हुआ फास्ट नहीं बोलोगे। दूसरा, जब आपका माइंड सिंथेसिस कर जाता है तो फास्ट, तो क्या बोलो, ये दो फास्ट बोलने के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। निगेटिव क्या है? आप चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अगर आप कंट्रोल कर ले जाओ तो जो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज एंड द फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ माइंड, ये क्या है? डेडली कॉम्बिनेशन हो गया इफ यू आर स्पीकिंग स्लो। मैं भी स्लो बोलने की कोशिश बहुत करता हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं। शौर्य ने खुद कन्फेस किया कि मैं भी ट्राई करता हूं, नहीं बोल पाता हूं। तो आप भी कोशिश करो उसमें। अच्छाइयां जो है आपके साथ हैं, 15 दिन आपके पास है। अपने पास 3 एस्पायरेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि हम मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं। आप हो, अभिषेक हो, सुनीता है। शौर्य ने बात ठीक की है कि शौर्य आप तीनों का सिलेक्शन चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज ऑफ शौर्य कि आप तीनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम आपके तीनों का मॉक रिपीट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यार यहाँ आए ही हैं काम करने के लिए। हम तो कोई आपसे कुछ मांगते तो है नहीं, हम तो ढूंढ लाते हैं कि समाज का जो आदमी उपेक्षित है, जो परेशान है, जिसको गाइडेंस नहीं मिलता है, उसको क्वालिटी गाइडेंस मिले। आप हिंदुस्तान में कहीं और भी जाइएगा, आप लोग मॉक दीजिएगा, आपको इस तरह से कोई कोशिश नहीं करता किसी एस्पायरेंट पे। नहीं सर, 10 मिनट 20 मिनट मॉक करके मुक्त कर देते हैं। 3 घंटे बीत चुका है सिर्फ 2 एस्पायरेंट पे, जबकि 3 घंटे से कम क्यों हुआ? जबकि आपके एक जो कहते हैं मेंटर है, कहते हैं अनुज का माइक काम नहीं कर रहा है, नेट काम नहीं कर रहा है। नहीं तो अमूमन एक एस्पायरेंट पे 1.5 घंटे प्लस लगता ही लगता है। ऐसा कोई टाइम देता नहीं है, और हम आपको जानते भी नहीं है। नहीं सर, कोई परिचय भी नहीं है आपका। हम कई बार रफ टॉक क्यों करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आती है कि हम लोग इतनी कोशिश करते हैं, आप लोग सिंसियरिटी क्यों नहीं दिखाते हो? मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आप लोग हर मॉक को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। आज सुबह हमने एक पीसीएस, हम आज सारा दिन निकल गया, एक सुबह हमने एक बिहार पीसीएस के लड़के का मॉक लिया है, नीरज का। वो मैं मॉक आपके चैट पे पोस्ट कर देता हूं, आप उसको भी सुनो। जी सर। उसमें कई सीनियर अफसर और आए थे, कई आईएएस अफसर और आए थे, आप उसको भी सुनो। आप वो भी आपको इंप्रूव करेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का, आपका तीनों का मॉक करेंगे रिपीट। सुनीता का बचा हुआ, सुनीता का हम जल्दी से जल्दी कर देंगे मॉक। शौर्य की बात ठीक है, शौर्य बहुत तहे दिल से चाहते हैं आप तीनों सिलेक्ट हो। उन्होंने ऑलमोस्ट हिंट ही कर दिया है कि आपका हम मॉक करेंगे, जो शौर्य कहते हैं हम लोग मानते ही हैं। शौर्य बहुत ही विद्वान समझदार आदमी है, इनकी बात की बड़ी कीमत है हम लोग के वेंचर में। तो हम लोग आपका मॉक जरूर रिपीट करेंगे, और बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करिए। जो शौर्य ने कहा है, जसवाल सर ने कहा है, उसमें कोई काट्यता है ही नहीं, वो अकाट्य सत्य है। आप कहीं भी ले जाओ, कोई भी आदमी जो इंटरव्यू पैटर्न को जानता है, अगर वो इससे डिसएग्री करता है तो कम जानता है। इन लोगों ने बहुत बहुत अच्छी बातें कही है, उस बातों का मेरे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती, उस तरह का ही सत्य है, उसमें कोई बहस गुंजाइश नहीं है। सर कुछ और बेटा? सर आपके अनुमति से कहना चाह रहे थे, एक बहुत जबरदस्त सवाल आपने जो पूछा सर आरक्षण पे सर, उस पे सर वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आपका तो मॉक चल ही रहा है, अगर कोई और लोग जुड़े हुए हैं इसको बहुत गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इसमें एक फैक्टर और जुड़ता है कि आप खुद आरक्षण के जो बेनिफिशियरी हैं कि नहीं है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम आपको बता रहे हैं, थ्योरी में तो बहुत बहस हो सकता है, लेकिन जब आप आरक्षण एक नीति के रूप में आरक्षण को डिफेंड या इवेल्युएट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस बात की छाया आ जाने की संभावना रहती है कि आप खुद उसके बेनिफिशियरी हैं कि नहीं। जो हम कहना चाह रहे हैं, समझिए बात को। उदाहरण दे देते हैं, मान लीजिए मैं आरक्षण का बेनिफिशियरी हूं, मैं, ठीक है, तो मैं अच्छी बात मान लीजिए बोल रहा हूं उसके बारे में, तो मेरा आंसर बायस्ड माना जाएगा, क्योंकि मैं उसका बेनिफिशियरी हूं, इसलिए मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं। तो इस छाया से कैसे अपने उत्तर को बचाना है, ये हर कैंडिडेट को तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए।
समझ रहे हैं हमारी बात? ठीक उल्टा है। मान लीजिए मैं आरक्षण का जो है वो भोगी नहीं रहा हूँ, आरक्षण के लाभ का भोगी नहीं हूँ, और फिर मैं शुरू कर देता हूँ उसमें की आलोचना करना शुरू कर देता हूँ कि सब ऐसे जो है वो प्रतियोगी समाज की का निर्माण नहीं हो सकता, ये है वो है। तो हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि हमारी बात में मेरिट हो सकता है हम जेन्युइनली दिल से बोल रहे हैं बिना किसी बायस के, लेकिन क्योंकि हम उसके लाभान्वित नहीं रहे हैं, तो एक छाया आ जाने का जो है वो इनएविटेबल चांस रहता है कि अच्छा ये देखो इसको कैसे गरिया रहा है, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी का है इसलिए गाली दे रहा है। व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे प्रश्नों पर हमेशा जो है बहुत ज्यादा सोच समझ के तब जो है लाइन फ्रेम करनी चाहिए, और वो आप इंटरव्यू के दौरान सोच के नहीं कर सकते, वो सोच कर जानी पड़ेगी, वहां नहीं तैयार हो सकता आंसर। तो ऐसे 5 ही 6 ट्रिकी पॉइंट्स हैं, मेल वर्सेस फीमेल, आरक्षण वर्सेस जनरल कैटेगरी, ऐसे सब जोड़ेंगे तो 4-5 तो बनेगा। ठीक है, तो सर बाकी सर बताएंगे। और ये मिस कर गए जो आर्टिकल 15(3), 16(3) है, जो एक अफर्मेटिव एक्शन है, ये मिस कर गए। ये इनकी संविधान में थोड़ा कंट्रोल कम है इनका, क्योंकि आरक्षण साफ साफ कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक्सेप्शन क्लॉज है 15(3), 16(3) का, इट इज एन अफर्मेटिव एक्शन। अगर आप ये लाइन बोल देते तो मेरे ख्याल से कोर्ट जो कहते हैं वो पैनल शांत हो जाएगा। इसको एमपी जैन की किताब ने बहुत डिटेल लिखा है, मैं वो पेज ही पोस्ट कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, बहुत डिटेल में उन्होंने एनालाइज किया हुआ है। शॉन अच्छी पॉइंट पकड़ा है। आरक्षण हुआ, जातिगत जनगणना हुआ, इजराइल यूक्रेन विवाद हुआ, ये तो जानना ही जानना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आम नागरिक को जानना चाहिए। एपीयू का हो, पीसीएसजे का हो, पीसीएस का हो, आदमी को जानना ही चाहिए। तो आप लोग इसको जरूर तैयार करें। और कुछ और? एक चीज याद आ गई सर, इन्होंने शायद एक प्रश्न के उत्तर में एकदम से याद आया हमको कि बोला था कि हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हमको पता नहीं है। हाँ, रोल ऑफ एपीयू पर जब आगे बात बढ़ी थी, आदरणीय जायसवाल साहब जब पूछ रहे थे, तो फिर अंत में आप बोले थे कि हमको, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए इसलिए हमको उसका आइडिया नहीं है। मतलब रोल ऑफ एपीओ पे जिस नौकरी के लिए इतना तैयारी, इतना संघर्ष हो रहा है, थोड़ा मालूम होना चाहिए, चाहे प्रैक्टिस किया हो चाहे नहीं। भाई ये आंसर ठीक नहीं। भी तब जब आप शुरू से एपीओ ही बनना चाहते हो, आपने एक आंसर कि मैं शुरू से एपीओ बनना चाहता हूँ, ठीक है ना? और बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लेने की जरूरत है उसको, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ जाएगा। वही चीजें जो आप एपीओ के बारे में जानते हैं, किसी जो एपीओ का जॉब 4-5 साल कर चुका हो उनसे ले लीजिए आप सलाह, अच्छे से समझ लीजिए। अरे जायसवाल साहब है ना, जायसवाल साहब एपीओ की नौकरी से लाइफ शुरू किए थे, इस समय ये ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, इनसे ज्यादा अच्छा कौन मिलेगा आपको? सर जायसवाल साहब पीसीएसजे को पढ़ाते हैं, एपीओ पढ़ाते हैं, एपीओ से सिलेक्ट हुए थे, पीसीएसजे का 4 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये ऐसा है ओझा सर, ये अंतर विरोधों पे अपने पहले तो नियंत्रण स्थापित करें। आपने पूछा तो ये शुरुआत से ही एपीओ की तैयारी कर रहे थे, तुरंत बता दिए कि पीसीएसजे का इंटरव्यू भी दे चुके हैं। तो ये अंतर विरोध जो है, अब इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है इनका। अभी टाइम है, मानसिक तैयारी शुरू कर दे, और वो आईने के सामने वाला है, ये 2 तरीका। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को। चलो फिर अपना को जो दिक्कत हो, कुछ सवाल हो आप चैट पे लिखना। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।